अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत पे हाजिर और सुबह पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ। एक नया हफ्ता है, नया आगाज़ है, जिससे हम हर दिन का आगाज़ करते हैं, ऐसे पूरे हफ्ते का आगाज़ भी करते हैं। और बहुत सारे लोग तो मानूर न सिर्फ एक दिन की प्लानिंग करते हैं, एक हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, और फिर एक महीने की और पूरे साल की प्लानिंग, और फिर बहुत सारे सालों की वो प्लानिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो बड़े प्लान लाइफ जी रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि आज का दिन कैसे तैसे करके गुजर जाए, उसके बाद अगला दिन आएगा, फिर कल की कल देखी जाएगी। तो इसलिए आज गुजारें, कल किसने देखी है। बहुत सारे लोगों का ये भी नुक्ता नजर होता है। बिल्कुल, लेकिन हर नुक्ता नज़र देखा जाए तो रिजवान बहुत प्रैक्टिकल है। चाहे अगर हम आज गुजारने के हवाले से बात करें, यही बात है कि हमने जो करंट मोमेंट है उसको एंजॉय करना है, और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सालों की प्लानिंग होती है, ये भी किसी हद तक ज़रूरी है कि आपको पता हो कि 5 साल बाद आपने क्या अचीव करना है, और उसके लिए छोटे छोटे गोल्स आप सेट करते हैं। और अक्सर प्लानिंग में हम एक चीज़ मिस कर जाते हैं, जो बाद में जाकर हमें ख्याल आता है कि कहीं हमने स्टार्ट में ये चीज़ ठीक की होती तो शायद इसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। एक हमारा डिसीजन होता है, दूसरा हमारा इंप्रेशन होता है। और पहला इंप्रेशन जो है उसके बारे में कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। बहुत सारे लोगों के इंप्रेशन तब्दील होते हैं वक्त के साथ, जिनको हम पहली दफ़ा देखते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, इनसे हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो हमें शायद इनसे दोस्ती भी ना हो, हम इनसे कंफर्टेबल भी ना हो सकें, बात भी ना कर सकें आसानी के साथ। लेकिन गुजरते वक्त के साथ उस रिश्ते में कुछ वार्मथ आती है, कुछ ताल्लुकात में जो फ़रोग है वो हासिल होता है, मिलता है। लेकिन बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म होते हैं, तो आपका इंप्रेशन तब्दील भी हो जाता है। ये भी अपनी जगह वैसे रिजवान, आप जब किसी से मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ देख के आप कहते हैं कि अब मैंने इससे दोस्ती करनी है या नहीं करनी? वाइब्स पे चलते हैं या कोई बात वगैरह सुन के? मिजाज, अगर कोई कंफर्टेबली बात कर रहा है, कम्युनिकेशन में इजी है, तो फिर आसानी हो जाती है। अगर कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, कुछ मुश्किल है, वहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि हिडन चीज़ हो रही है या फिर बात क्लियर नहीं है, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। और क्लियर बात जब करते हैं हम, तो सियासत ऐसा खेल है जिसमें कहा जाता है कि इसमें क्लियर बात जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। सियासी बयान कहा जाता है जब किसी बात को घुमा फिरा कर हम आम अपनी ज़िंदगी में ही बात करते हैं, तो यही होता है। वैसे जिस तरह हम बात करते हैं ना कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, इसी तरह सियासतदान की बात को भी हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं और जान रहे होते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। किसी चीज़ की तरफ इशारा तो नहीं किया, क्योंकि आजकल जो सियासी गहमा गहमी है इंतखाबात से पहले, ऑब्वियसली हर पार्टी जितना हो सकता है क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हर सियासी पार्टी की आपस में बयानबाजी जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज होंगे, और उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट बात की, खासतौर पर जो अब करंट सिचुएशन है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि मालियाती इदारों और सरमायाकारों के साथ मिलकर अवाम के साथ काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे और अवाम का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर पेश कर दिया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब जो 27 दिसंबर को जलसा किया था उसमें उन्होंने मंशूर का ऐलान किया था, जिसमें घर भी बना के देंगे, मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स हैं। इसके साथ साथ JUI की जानिब से भी इलेक्शन की तैयारियां भी चल रही हैं, साथ साथ सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी किया जा रहा है, मौसमी हालात का भी जिक्र किया जा रहा है। जबकि जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं सिराजुल हक, उनका ये कहना है कि अगर मुल्क बचाना है तो मुल्क में आइन के मुताबिक बर वक्त शफाफ इंतखाबात होना चाहिए। हम देखते हैं तमाम सियासी क़यादत की जानिब से यही मुतालबा है कि इंतखाबात बर वक्त हों और इसके साथ साथ शफाफ हों। बिल्कुल जनाब, और शफाफ इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, बर वक्त इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की जाए, तो तमाम सियासी जमातें बयानबाजी तो जारी है, लेकिन कॉर्नर मीटिंग्स हों, जलसे हों, वो भी प्रॉपर तरीके से कर रही है ताकि जितना हो सकता है अवाम को अट्रैक्ट कर सके, जितना हो सकता है अपनी सियासी मुहिम को अच्छे तरीके से चला सके। और हमने देखा कि करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तकरीरें भी की जा रही हैं, जो अवाम के मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बात भी की जा रही है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सजाद मीर साहब मौजूद हैं। बहुत इनकी कड़ी नज़र होती है और बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो आइए आज उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये जो सारी गहमा गहमी है इनको वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद मीर साहब। वालेकुम सलाम। सजाद मीर साहब, अभी आपको ये जो इंतखाबी मुहिम और ख़ास तौर पे जो सियासी गहमा गहमी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? असल कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं है जैसी आमतौर पर इलेक्शन के ज़माने में हुआ करती है। हमने एक नहीं कई इलेक्शन देखे हैं, लेकिन इस तरह ठंडा माहौल जैसा अब है, वैसे मौसम भी ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम भी इतना ठंडा है कि पहले कम देखने में आया है। इलेक्शन को 1 महीना रह गया है, लेकिन अभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए।
कुछ ने अभी कल किए हैं। जलसे तो बहुत कम कर रही है पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी सिर्फ बिलावल कर रहे हैं, और बिलावल को एक तरह से लॉन्च किया जा रहा है, उसको एक तरह का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें करने चाहिए जलसे। तो ये ऐसी फजा नहीं है जिसको कहा जाए कि इलेक्शन की फजा है, बल्कि कल अरफान सिद्दीकी ने तो कहा कि मुस्लिम लीग के हवाले से कि हम टिकट देने के मामले में कुछ मुश्किलात हमें दरपेश इसलिए हैं कि हमारे एक एक हल्के में एक से ज़्यादा उम्मीदवार अपने हैं, और कुछ वैसे लोग भी हैं जिनको बाहर से जो आए थे, जिनसे हमने वादे किए थे, उनको एडजस्ट भी करना है। तो हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं जो इस सूरत हाल में हैं, हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं। ये जलसे जुलूस करना कोई असल इलेक्शन, असल में पाकिस्तान में ये बात बन गई कि जलसे जुलूस करना, रैलियां निकालना, मुजाहरे करना, हंगामा करना, यही इलेक्शनरिंग होती है। दरअसल ये इलेक्शनरिंग नहीं हुआ करती। इलेक्शन के लिए और बहुत सी बातें हैं जिनको नजर में रखना पड़ता है और देखना पड़ता है, और पार्टियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब आपने अब जिक्र किया मंशूर का, तो पार्टियां अमूमन एक तरह का मंशूर पेश कर देती हैं। जी। अब कह दिया, साफ कह दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, होगा कैसे ये पता नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ने मंशूर पेश कर दिया, कह दिया कि 300 घरों को जो ना 300 यूनिट से कम पर हम सोलर बिजली फराहम कर देंगे। सोलर इसलिए कहा उन्होंने, बारीक से ऐसा से कहा कि आम बिजली को 300 अगर फ्री करेंगे तो IMF पकड़ लेगा, कैसे दे सकते हैं, सोलर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सोलर को 300 यूनिट तक की बिजली प्रोवाइड करने के लिए जितना पैसा एक यूनिट की दरकार है वो कोई कम नहीं है। किसी से हिसाब लगवाएं, अगर आपको उन पाकिस्तान के तमाम घरों को जिनके यूनिट 300 कंज्यूम होते हैं, आपने फ्री बिजली फराहम करनी है सोलर से, तो उस पर पैसा कितना चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। और बहुत सी बातें जो हम इतनी मुलाजमत, भाई हम तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, आप कर दें तनख्वाहें दुगने, लेकिन क्या आमदनी भी महंगाई भी है इसी लेवल पे रखेंगे, ये महंगाई भी दुगनी कर देंगे? अगर महंगाई को भी दुगना होना है, तनख्वाहों को दुगना होना है, तो ये एक मजाक है जो अब आवाम से कर रहे हैं। ये मैं एक पार्टी की बात नहीं करता, सारी पार्टियों को ये हाल है, वो सिर्फ नारे लगाती हैं। जो पार्टी अभी बरसर इक़्तिदार कुछ अरसे पहले थी, वो कहती रही कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दें। कहाँ कहाँ से देते भाई, कहाँ से देंगे आप जब तक मुल्क का मीशत का पहिया चलाते नहीं हैं, आप जब तक मुल्क को कर्जों के बोझ से निकालते नहीं हैं, अब जब तक हमारे ग्रोथ रेट को कम से कम 7% 8% तक लेके नहीं जाते, उस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है, उस आबादी के लिहाज से आप नए लोगों को नौकरियां दे सकते ही नहीं है। ये नहीं है कि आपने स्टील मिल में 6,000 बंदे भर्ती कर दिए, स्टील मिल भी बैठ गई, और चंद महीनों के बाद उन लोगों की जिनको आपने भर्ती किया था वो भी एक फालतू किस्म की ताकत बन के रह गए, और कोई उनका असर उसके अलावा उन पर हो नहीं पाया। ये नहीं हो सकता। सज्जाद मीर साहब, जो बात आप कर रहे हैं ये तो पॉलिसी मेकिंग में आ जाता है, और हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का शिकार है। जहां पर मंशूर के हवाले से बात की जाए तो वहां पर पब्लिक को, मैसेज को ये बताना है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमारा रास्ता क्या होगा, वो ज़रा मुश्किल काम भी हो जाता है और समझाना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये अच्छा लगता है कि आप बड़े बड़े ऐलानात कर दें कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहरहाल अब कुछ बात करते हैं हम जो उम्मीदवारों के हवाले से आपने बात की है। एक तो अपनी ही पार्टी में उम्मीदवारों को टिकट जारी करना मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए मसाइल हैं कि वहाँ पर 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, 2 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते में हैं सियासी जमातें। वहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को बिठाकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के हवाले से कैंपेन भी होगी, तो ये ज़्यादा मुश्किल स्टेप हो जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब ही असल मार्का है और उसने कुछ लोगों को एडजस्ट करना है। जहाँ तक PTI के ताल्लुक है, उनके लिए यही है कि जो लोग जिनको वो टिकट दे देंगे वो जीत की पोजीशन में आ जाते हैं, और उनके मुकाबले में कोई आज़ाद उम्मीदवार उनकी पार्टी का खड़ा होगा तो उसको यकीन होगा कि वो पार्टी के टिकट से हटकर जीतना उसके लिए फिलहाल इस इलेक्शन में कम अज़ कम मुमकिन नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो उसमें सिंध में खासतौर पर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तय है। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो किसी और तरीके के साथ हासिल करती हैं और करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे पंजाब में वो अपना होल्ड कैंप करना चाहती हैं, लाहौर में बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वैसे तो 1500 वोट मिले थे उनको पिछले इलेक्शन में आजाद सादक के मुकाबले में, और कोई उनका फुट होल्ड है नहीं, लेकिन वो उनके और टैक्टिक्स भी हैं, कुछ पैसों का इस्तेमाल भी है, कुछ और ताकत का इस्तेमाल भी है, कुछ और रवैयों का भी है, जिससे उन्होंने वोट बढ़ाए भी हैं अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो कुछ कर सकते हैं। वो एक पोलिटिकल पार्टी है, मेरे ख्याल में 50 साल सिर्फ उसकी उम्र नहीं है, बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है, और 3 जनरेशन से उसकी क़यादत में एक कंटिन्यूटी है।
भुट्टो के बाद बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद जरदारी या बिलावल कुछ कह लीजिए, ये सब एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ये कोई लेगेसी कैम हो गई, खानदान कैम हो गया, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना नहीं। वो खड़ी है, उनको पता है कि इस पार्टी का मतलब क्या है। उसके नज़रियात वाहिद पार्टी थी जो एक नज़रियाती बुनियादों पर कायम हुई थी इस मुल्क में, और नज़रियाती बुनियादों पर कायम होने के बावजूद भी इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो की पीपल्स पार्टी और थी, बेनज़ीर की और थी, और बेनज़ीर की और थी और जरदारी की और है। लेकिन इसके बावजूद उसमें एक कंटिन्यूटी है, इसके वर्कर्स में एक इनकलाबी रूह भी है, बहुत सारों में एक जालापन भी है, वो मौजूद है, एक डिसिप्लिन, एक तंजीम मौजूद है। वो पार्टी अपना काम करती है, लेकिन इस पार्टी ये श्रिंक कर गई बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर चली गई है। बहुत ज़्यादा, बस हम लाहौर में लड़ रहे हैं कि मेरे नाना की सीट है, लेकिन आप बार-बार कहते हैं कि लाड़काना का वज़ीर-ए-आज़म, लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म, इस तरह की बातें करते हैं, तो आप तो एक तरह के इरिटेट करते रहे हैं। अब आप आए हैं एक नेशनल एजेंडे की तरफ, तो ठीक है, अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी का जहाँ फुटहोल्ड हो, सही, लेकिन ताकि फिर भी पंजाब सदानी में साहब, भी एक सबूतों के बगैर बात करना कुछ मुनासिब नहीं है इस हवाले से। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि जो पीपल्स पार्टी है पंजाब में, ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि वो कहते हैं कि लाहौर का वजीर आजम और है, लाड़काना का और है। अब हम अगर मंशूर के हवाले से बात करें, पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आपने बात कर दी, मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है उस पर किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? और ख़ास तौर पे अगर हम दीगर पार्टीज़ के हवाले से बात करें तो करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम्स और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि अब हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है, तो ऐसे में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना ज़रूरी है? मुस्लिम लीग नून भी वही किया करती है जो दूसरी पार्टियां करती हैं, कि वो नारों को मंशूर का नाम दे दिया करती हैं। तमाम पार्टियों को उठा के देख लीजिए, सभी के एक ही मंशूर हैं, एक ही तरह के मंशूर हैं, लेकिन अमल कोई भी उनमें नहीं करती। मुस्लिम लीग को अब एक मसला से दरपेश हो गया है कि वो चूंकि बार बार कहती रही है कि लोगों ने मंशूर पेश किए, नारे लगाए और उस पर अमल नहीं किया। अब पुरानी पार्टियों की मिसाल वो दिया करती है अपनी मुखालिफ की, पीटीआई की भी और पीपल्स पार्टी की भी, खासतौर पर पीटीआई की। तो अब उन्हें ये बताना है कि जो मंशूर वो पेश कर रहे हैं उसका लाया अमल कैसे, वो कैसे पूरा करेंगे। वो कहती है हमने कहा था हम सड़कें बना देंगे, हमने बना दी। वो कहती है हमने कहा था कि हम बिजली लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, हमने कर दी। ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन अब वो भी ये भी कह रहे हैं कि हम 300 जून तक बिजली जो लोगों तक फ्री कर देंगे। आमतौर पर शहबाज शरीफ कहते रहे, कैसे फ्री करेंगे? और ये देखिए, जब एक ज़माने में ये बात चली थी कि जब बहुत सी लोग जो थे ज़ाती मलकियत के ज़मीन के कायल नहीं थे, उस ज़माने में जब रोटी कपड़ा मकान का नारा भुट्टो साहब ने लगाया था, तो तमाम पार्टियों को अपने मंशूर के अंदर तहदीद ज़मीन का एक नुक्ता रखना पड़ा कि इससे ज़्यादा आप लैंड होल्डिंग रख नहीं सकते। 250 एकड़ किसी ने रखा, किसी ने 500 रखा, किसी ने कुछ रखा, ये तय करना पड़ा। तो फ़ज़ा अब इस तरह चल गई है कि जो आपका सोशल सेक्टर है, मुझसे पहले तो रोटी कपड़ा और मकान था, अब उसमें सेहत और तालीम भी शामिल हो गए। ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए आपको अवाम के लिए एक काबिल अमल लाहे-अमल पेश करना पड़ेगा कि आपको रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, सेहत का भी आपका ख्याल रखा जाएगा और आपकी तालीम का बंदोबस्त भी किया जाएगा। बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने और तालीम के जो अखराजात आते हैं आजकल प्राइवेट स्कूलों के से, लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। आपको ये पेश करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग भी यही कर रही है। ये काबिल अमल होगा कि नहीं होगा, मुझे डर है कि सारी पार्टियां नारे ज्यादा लगाती हैं और कोशिश ये करती हैं कि वो साबित करें कि उनकी बात काबिल अमल है। सजादवी साहब, आपने नारों के हवाले से बात की, मुख्तलिफ पार्टीज के हवाले से बात की, लेकिन एक आपने शुरू में बात की थी कि वो गहमा गहमी नहीं है जो पहले होती थी अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली टिकट्स भी नहीं दिए गए। तो ये रीजन क्या है इस सब चीजों के पीछे? कोई भी पार्टी आगे उस तरह नहीं आ रही है, उस तरह जलसे नहीं किए जा रहे, या हम वैसे भी देखते थे कि अब जिस तरह डिजिटल कैंपेन होती है तो प्रॉपर बैनर्स के अलावा ट्विटर वो स्पेसेस स्टार्ट हो जाती थी, तो वो अब नहीं हो रही है। रीजन क्या है इसके पीछे? एक बात कही जाती है, फैज साहब से किसी ने पूछा, ये फैज अहमद साहब जो हमारे बहुत बड़े शायर है, कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोगों को शक पड़ गया कि ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ सच्ची जमहूरियत आनी नहीं, यही हाइब्रिड जमहूरियत चलनी है। कुछ लोगों ने तो अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि इंतखाबात नहीं होंगे। यानी कि ये बात इतनी फैला दी गई है कि बहुत से हमारे जो वोटर्स हैं वो कन्विंस हो गए, क्या फ़ायदा, इलेक्शन तो होना नहीं है। और दूसरी तरफ ये फैला दिया गया है कि इलेक्शन ही होना, या इलेक्शन हो भी गया तो जो लोग इलेक्ट होंगे उन्होंने तो वही करना है जो उनकी मनमानी होगी, हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये फ़ज़ा जो है बड़ी नेगेटिव फ़ज़ा जो
सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ फैलाई जा रही है। ये नेगेटिव फ़ज़ा है जो इस वक़्त लेकिन जब इलेक्शन का एक पूरा हंगाम बर्पा होगा और जब और ज़्यादा एक हफ़्ते के अंदर जब सब पार्टियों को अपने कैंडिडेट के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, तो ये फ़ज़ा मिट जाएगी और यकीनी तौर पर एक ऐसी हम-आहंगी ज़रूर पैदा होगी, जिसको मैं आपको नज़र आएगा कि इलेक्शन हो भी रहे हैं और इलेक्शन होते दिखाई भी दे रहे हैं और इसके नतीजे के तौर पर एक गरमा-गर्मी जो पैदा होनी चाहिए, पैदा भी हो रही है। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा सज्जाद मीर गर्मा-गर्मी साहब, ना ये जो पैदा आपने गुफ्तगू की है, जो आपने कहा है कि अभी जो गैर यकीनी की सूरत हाल बन जाती है, कोई भी नेगेटिव खबर आती है उसको इतना प्रोपेगेट कर दिया जाता है कि वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है और उसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती, चाहे वो मौसम के हवाले से, वो सियासी मौसम के हवाले से खबर हो। तो अब ये जिम्मेदारी जो हम चाहते हैं या हम देखते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, मुआशरे की तमाम अकायम की जिम्मेदारी है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं लगता कि अब जो हमारा इंटेलेक्ट है उसका किरदार ज़्यादा मजबूत हो गया है, ज़्यादा अहम हो गया है, उसे किरदार अदा करना है कि वो इस तरह की जो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है या फिर जो मनफी खबरें होती हैं उनको निगेट करने के लिए नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें, जैसे आप हैं सीनियर। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन इंटेलेक्ट को तो चोरों ने मार रखा है। ये जो आपका सोशल मीडिया है ना, इस पे सामने आप भी बेबस हो जाते हैं। स्टेट मीडिया बहुत बड़ी बात हुआ करता था, ये पीटीवी जो होता था, बड़ा असर डाला करता था पूरे मुल्क पर। फिर निजी चैनल चले, उन्होंने चीज़ों को फैला के रख दिया, फिर सोशल मीडिया आया और अब सोशल मीडिया में ये जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वार कहते हैं, ये कोई फिफ्थ जनरेशन वार नहीं है। ये सारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक हथकंडे हैं और हम फर्स्ट टाइम इसे फेस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सी कामों ने पहले फेस किया, हो सकता है कि ट्रंप के इलेक्शन में अमेरिका ने फेस किया हो, लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं और जब पहली बार कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमारे जिसको आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करें कि देखो मारे जाओगे अगर तुमने इस प्रोपेगेंडे के पीछे चलते रहे। यही नहीं कि मुल्क में जमहूरियत की मिसाल लपेटी जाएगी, बल्कि मुल्क की बुनियादों को भी खतरा दरपेश आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसका असर पॉजिटिव होगा, यकीनी तौर पर पॉजिटिव होगा और मुल्क में कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आएगी। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को इस वक़्त दरपेश है और वो है फेक न्यूज़ का और वो है इस प्रोपेगेंडे का जो सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वार कहलाती है और जो हमारे सोशल मीडिया ने फैला रखी है और जिसके नतीजे के तौर पर हमारे लिए के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे लड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी, हमारी मईशत के लिए भी, हमारी सियासत के लिए भी और इस आने वाले इंतखाब के लिए जो बहुत सर पे खड़े हैं और बताया जा रहा है कि नहीं हो रहे भाई। अगर हो गए तो क्या हो जाएगा भाई? उसके बाद में कोई दुनिया बदल जाएगी। सारे एक जैसे हैं और सारे अगर जो जीतने वाले हैं वो फलां जीत गए तो फलां की खैर नहीं और फलां जीत गए तो क्या वो पहले उन्होंने कौन सी इस मुल्क में दूध की नहरें बहा दी थी, जो अब बहा देंगे। तो इस तरह की बातें करने का मकसद ये होता है कि लोगों का सिस्टम पर से एतबार उठा दिया जाए और इसी में अच्छा कुछ लोगों का ये भी ख्याल होगा कि इस तरह की फ़ज़ा पैदा करके तेज़ी के साथ ज़्यादा हंगामा किए बगैर इंतखाबात के अमल से गुज़र जाया जाए और फिर इंतखाबात हो जाएँ तो आने वाले जो हैं वो सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तौर पर सँभालने की पोज़ीशन में होंगे। हो सकता है कोई इस तरह एक अच्छी नीयत के साथ भी इस तरह की बातें कर रहा हो, देखें। लेकिन लेकिन ये है सज्जाद मीर फिलहाल साहब, जिस तरह आपने ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के हवाले से बात की, ये तो विद इन द स्टेट अब स्टार्ट हो जाती है ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स होते हैं। अब ऐसे में जब रेगुलेशन के बात करते हैं, सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन, तो तमाम लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाते हैं और बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कदगन लग रहा है। इसको फिर क्या करना चाहिए? इसका क्या एंड होगा? सिर्फ क्योंकि इलेक्टोरल डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ चले इलेक्शन के बाद तक भी जारी रहेगा, लेकिन इसके डिफरेंट वेज निकलेंगे ना, जो कि आगे बहुत सी अनार्की सोसाइटी में पैदा कर सकते हैं। तो अब इस पे कितना ज़रूरी है आने वाली हुकूमतों को भी कि ये जो हमारा सोशल मीडिया इसको रेगुलेट करें, या क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप बीइंग अ सीनियर सहाफ़ी इसको कैसे देखते हैं? देखें, हमारे यहाँ जब रेगुलेट करने की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि सेंसर लगाए जा रहे हैं। हालांकि दुनिया में जहाँ भी इस बात की ज़रूरत होती है वहाँ रेगुलेट किया जाता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें रेगुलेट ना किया जाए, रेगुलेट किया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि रेगुलेट करने के नाम पर एक तरह की कटघरें आयद कर दी जाती हैं और उन कटघरों की वजह से लोग चिढ़ते हैं। आप पाबंदी लगा दें कि कोई आप ऐसी बात नहीं करेंगे जो रियासत के मफाद के खिलाफ हो। पता चले कि चंद अच्छे मुहिब वतन लोगों के खिलाफ
मुकदमा सियासी तौर पर कायम कर दिए गए हैं और मसाइल पैदा हो गए हैं। तो हमें अपने पूरे निज़ाम को, अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे अप्रोच को ज़्यादा बेहतर तौर पर बनाना पड़ेगा और यकीनन हम बना सकते हैं और बनाएँगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। जो आज की हमारी लर्निंग है, जो तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें मानूर ज़ाती तौर पर किरदार अदा करना होगा। हमें एक शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा करना है कि अगर कोई किसी किस्म की तकसीम है, कहीं नफ़रत है, कोई इस तरह की बात भी कर रहा है, तो उसे हमने टॉलरेट करते हुए, बर्दाश्त करते हुए बात को तब्दील करना है या लॉजिकली मंतक के साथ बात आगे बढ़ानी है। बगैर मंतक के सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए या बहस बराए बहस का कोई हासिल वसूल नहीं होता और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हमारा इंटेलेक्चुअली सोसाइटी आगे भी नहीं बढ़ती। खैर, अब कुछ बात करेंगे हम एंटरटेनमेंट की भी। जब सर्दियाँ आती हैं तो सब सर्दियों के हवाले से हमेशा ज़्यादातर जब सुनते हैं हम बात तो खाने पीने की बात है। महानूर भी ज़्यादातर ये कहते हैं कि सर्दियों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें खाने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती है। गर्मी में तो जी नहीं चाहता खाने को, है ना? ऐसा नहीं है, गर्मी में भी बहुत दिल चाहता है खाने को, लेकिन सर्दी की जो सौगात होती है वो बहुत मजे की होती है। रिजवान, कुछ लोग कहते हैं कि सर्दी का मजा भी आया नहीं है क्योंकि वो सर्दियों को उस तरह एंजॉय नहीं करते। सो विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल एक बड़ा शानदार सा फेस्टिवल हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, होने जा रहा है 15 जनवरी से शुरू होगा। निसार मेहदी ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें क्या कुछ होता है और इस दफा क्या एड ऑन है, ये आप जानिएगा इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में 7 रोजा विंटर फेस्टिवल के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब हुई। वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सयाहत के हवाले से बेपनाह सलाहियतों का हामिल है। खेल और सकाफत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म स्कोप है विंटर्स में, और ख़ासकर जो विंटर एक्टिविटीज़ हमारी हैं इसके अंदर जो है ना, ये आगे जाकर ये एक मैं समझता हूँ कि इसका जो फ्यूचर है, अभी हमारी गेसिंग है कि ये इंटरनेशनल इवेंट तक जा सकता है। सूबाई वजीर मनसूबा बंदी राजा नासिर अली खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया में सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस इवेंट के जरिए पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नायब सदर शाहिद नदीम ने कहा कि सरमाई खेलों के दौरान मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। उम्मीद है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सेक्रेटरी सयाहत आसिफुल्लाह खान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ने कहा कि विंटर फेस्टिवल के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में मुकामी खेलों समेत सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जाएगा। जी जनाब, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहा है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल जब होते हैं, विंटर फेस्टिवल होते हैं, तो हम जो है बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन विंटर फेस्टिवल्स में हमने देखा कि आइस हॉकी चैंपियनशिप पहली दफ़ा शामिल की गई है और गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ हो, आइस हॉकी चैंपियनशिप हो और स्पेक्टेटर्स हो। इससे पहले जो जैसे निसार बता रहे थे ना अपनी रिपोर्ट में कि हम इसमें पहले हर साल मुनक्किद होता है ये फेस्टिवल, तो इसमें जो मुख्तलिफ रिवायती खेल हैं उसमें ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि आलमी सतह के जो खिलाड़ी हैं वो भी शिरकत करने की कोशिश करते हैं। फिर सियाहत को बहुत फ़रोग मिलता है। तो ये एक सियाहत एक इंडस्ट्री बन गई है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सियाहत और वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब साबिक वज़ीर सियाहत और वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली साहब स्टूडियोज़ में मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर देख रहे हैं फेस्टिवल आता है और जैसे ही सर्दी आती है तो गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। जी और ये अपनी नौयत का एक सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है बिल्कुल, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में होगा। क्या तैयारियां हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इवेंट से? देखें जी, ये इवेंट हम साबिका 2-3 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और इस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्पेशली टूरिस्ट जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान एक तरह से ऑफ सीज़न आप कहलाया जा सकता है कि क्योंकि समर में काफ़ी ये इलाका मशहूर भी रहता है और लोगों के जो है ना तवज्जो का मरकज़ भी बनता है। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि 4 मुख्तलिफ सीज़न्स के ऊपर मुनहसर, ये जो सर्दियां हैं इस वक्त हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि लोगों को अट्रैक्ट करें और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट्स हैं जो विंटर के और स्पोर्ट्स के हवाले से आपको मैं बताता जाऊं कि आइस हॉकी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान प्लस चित्राल में काफ़ी पॉपुलर है और 2-3 सालों से काफ़ी इवेंट्स भी इस पे होते रहे हैं। तो इस दफ़ा हम
तकरीबन 52 टीम्स गिलगित बल्तिस्तान की इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मोर देन 12 टीम्स हमारे फीमेल्स की हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। और इस वक्त जो हमारा फोकस है इस साल, जो थोड़े से डिफरेंट हम कंपटीशंस जो नेशनल लेवल पे करने चाह रहे हैं, जिसका मकसद हमारा यही है कि हम इसमें से कुछ अच्छे प्लेयर्स पिक एंड चूज़ करके विंटर ओलंपिक्स की तरफ हम देख रहे हैं, ज़बरदस्त, जो कि हमारा मेन फोकस है। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इनको अच्छे मौक़े फ़राहम की जाए जो हमारे यहाँ, और इसके साथ साथ टूरिज़म के लिए भी काफ़ी मुस्बित, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। पिछले साल भी गोलकिन में और काफ़ी मकामात में हम 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो इवेंट है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विंटर फेस्ट के नाम से 7 डेज़ के नाम से हम करते हैं। उसके बाद जो भी टीमें वहाँ से जीत कर आती हैं फिर वो गोलकिन में हमारा जो है ना फाइनल राउंड खेला जाता है। 10 दिन का ये इवेंट पूरे GB में खेला जाता है। इसमें मुख्तलिफ गेम्स होती है, इसके अलावा आइस क्लाइंबिंग और मुख्तलिफ खेल कूद जो हमारे ट्रेडिशनली वहाँ पे हैं, जो डाइंग स्पोर्ट्स है, जो उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों की नज़रों में लाएं, क्योंकि ट्रेडिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर इलाके के लिए, अट्रैक्शंस के लिए। तो इस वक्त विंटर जो स्पोर्ट्स है इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है गिलगित राजा बल्तिस्तान। साहब, अब आपने बात की कि आप ओलंपिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो क्या उसमें अट्रैक्शन है कि इंटरनेशनली भी लोगों को, इंटरनेशनली भी टीम्स को इन्वॉल्व करेंगे, या वो विद इन पाकिस्तान पहले स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली उसमें बेहतरी लाई जाएगी? जी, इस दफ़ा हम पाकिस्तानी टीमों के साथ नेशनली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट है वो इंटरनेशनली है, क्योंकि इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट की भी काफ़ी अच्छी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मुख्तलिफ ममालिक से अच्छे प्लेयर्स आके इनको ट्रेन किया हुआ है। अब कनाडा जो कि आइस हॉकी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनकी खिदमत हम हासिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस दफ़ा जिस तरह से पाकिस्तानी नेशनल टीम भी वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन होगा GB के टीमों के साथ, तो हम वहाँ से कुछ अच्छे प्लेयर्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो जाके विंटर ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। राजा साहब, सियाहत हो या फिर हमारी सकाफत हो, ये प्रोजेक्शन पे चलती हैं। अब इनको जितने तशहीर की जाएगी, जितना लोगों को बताया जाएगा कि ये मकाम कितना खूबसूरत है, या फिर रिवायात कितनी खूबसूरत है, मेहमान नवाजी कितनी है, यहाँ पर दुनिया को मुख्तलिफ एक नुक्ता नज़र देखने को मिलेगा। अब सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे पास मीडियम्स हैं, या फिर टेलीविज़न, अखबार, ये मीडियम्स भी ऐड कर ले, रेडियो भी ऐड कर ले, तो अब ज़्यादा आसान हो गया है लोगों को अट्रैक्ट करना, या फिर ज़्यादा मुश्किल हो गया, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए? नहीं जी, बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया पर्सनस का, और आप जितने भी मीडिया पर्सनस हैं और चैनल्स हैं मुख्तलिफ, उसके ज़रिए बहुत अच्छे प्रोजेक्शंस मिल रहा है पाकिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान को, और पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि हम वैसे भी एडवेंचर टूरिज़म के लिए तो वैसे भी फेमस है गिलगित बल्तिस्तान। उसके साथ साथ एक कल्चर टूरिज़म की जो अट्रैक्शंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ रिलीजनिक टूरिज़म का भी एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ। तो हम इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए भी कोशिश यही करते हैं कि अट्रैक्शंस पैदा करें, उस इलाके की तरफ लोगों को तवज्जो मबजूर करवाएं, ताकि लोग आएँ, इलाके की खूबसूरती के साथ साथ उस इलाके में कोई इंटरटेनमेंट के भी जो है ना मौके फराहम की जाए। राजा साहब, जब हम टूरिस्ट को बुलाते हैं या हम खुद भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जब वो सीज़न या वो फेस्टिवल ख़त्म होता है, तो उस इलाके का जो प्रॉपर्ली एक तरह से दोबारा से एक रिहैबिलिटेशन, अगर वर्ड यूज़ करें ना, करनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिटरिंग हो जाती है, कूड़ा करकट फेंका जाता है, फिर इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेंटेन करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब एक फेस्टिवल अरेंज करवाया जा रहा है तो उसके साथ क्या रिजॉर्ट्स प्रॉपर हैं या नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल अट्रैक्शन के इवेंट्स हैं। उसके साथ साथ डस्टबिन्स हैं हमारे पास उन तमाम जगहों पे इंस्टॉल की हुई या नहीं, इस पर भी काम हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज इस वक्त सबसे बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बहुत एक पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वाटर रिसोर्स हैं, इंडस के ज़रिए हम जो पूरा पाकिस्तान से राब करवाते हैं, तो हमारे लिए इस वक्त जो मेल्टिंग ग्लेशियर का चैलेंज है, इस इवेंट के अंदर एक स्पेशल हमने लोगों को वेल अवेयर करने के लिए आगा खान के साथ और हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, सरीना है, मुख्तलिफ हमारे जो स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, इनका मेन फोकस यही कि हम लोगों को किस तरह से वेल अवेयर करें इन्वायरमेंट के हवाले से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से, ट्रस्ट फ्री जोन डिक्लेयर करने के लिए, प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि हुंजा ऑलरेडी हमने
काफ़ी कोशिश की है कि प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर करें। तो वहाँ पे इन चीज़ों का बिल्कुल हम ख़ास तौर पर जो लोग आते हैं तो वहाँ पे जिस तरह के चैलेंजेस वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को होता है कि हम वाकई में इसको फोकस भी करते हैं। और इसका मेन मकसद जो अभी इवेंट हो रहा है इसका फोकस ये है कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस और इलाके की सफाई के ऊपर काफ़ी तवज्जो देना है। किस तरह से हम अपने इलाके के जो अपकमिंग जो चैलेंजेस हैं, अभी भी इस दफ़ा भी काफ़ी चैलेंजेस हैं क्लाइमेट की वजह से। अभी तक बर्फ़बारी बहुत कम उसमें जो है ना नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको अब तक काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि इन 7 डेज़ के अंदर हर जगह पर कैंपेन चलाए जाएं, जो भी टूरिस्ट आते हैं या लोकल लोगों को भी वेल अवेयर किया जाए ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है और इस पे इंशाल्लाह लोगों को भी काफ़ी मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है और हम इस पे काम कर भी रहे हैं। अच्छा राजा साहब, चूँकि जब हम सियाहत से कनेक्टेड होते हैं तो सर्दियाँ गिलगित बल्तिस्तान हो, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हों, शुमाली इलाके हों, उनके बारे में एक आम जो तासुर बना है कि इस मौसम में ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है। वहाँ पर बर्फ़ इतनी होगी, कहीं भी रास्ता बंद हो सकता है, बर्फ़बारी होगी तो फिर क्या करेंगे। एमरजेंसी सिचुएशंस में निपटने के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तो रहने के लिए है, ट्रैवलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विसेज चाहिए होती हैं आपको, सहूलतें चाहिए होती हैं, उनके लिए क्या किया गया है। और जो लोग अब ट्रैवल करना आसान है सर्दियों में, विंटर फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर ट्रैवल करें। गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सड़कों की हालत बहुत बेहतर है और जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे बाकायदा से हमारे पास सड़कों पे टीमें होती है जो क्लियर करने के लिए, और टूरिस्ट पुलिस हमेशा से हर जगह पर आपको मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, अपने टूरिस्ट को असिस्ट भी करेगा। और वहाँ पे जहाँ अगर कोई चैलेंजेस या इश्यूज़ हैं तो जगह जगह पर आपको हेल्पलाइंस के भी मौके वहाँ फ्राहम होंगे, जहाँ पे भी अगर कहीं लैंड स्लाइडिंग का कोई इशू हो, क्योंकि ये एक एडवेंचर टूरिज्म है। इस पे तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत चैलेंजेस तो होंगे क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म और वो एडवेंचर भी बीच में हो जाता है अगर कोई जी challenge बिल्कुल हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट भी करें और अच्छे होटल भी इस वक्त बन रहा है, गेस्ट हाउसेस भी बन रहे हैं। लेकिन पिछली साल जब हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ की थी, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस तरह से लोग आए वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिल रहा था हुंजा की तरफ और बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों ने जो विंटर्स को एंजॉय करने के लिए जो बाहर के मुल्कों की तरफ निकलते थे वो अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। राजा साहब, आपने कहा कि 12 फीमेल टीम्स हैं जी, इस विंटर फेस्टिवल में और ये बहुत ज़रूरी भी है पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के लिए। पहले भी हमने देखा कि आइस स्केटिंग के हवाले से कुछ बहुत ज़बरदस्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने पूरी दुनिया से बहुत अप्रिशिएट किया। एक ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक जेस्चर भी है। आप कैसे देखते हैं इन फेस्टिवल्स के थ्रू ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट करना, वुमेन स्पोर्ट्स को फ़रोग देना जी बिल्कुल कितना ज़रूरी है? देखें जी, किसी भी कौम को जब तक हम अपनी माएँ बहनों को आगे अपने साथ शाना बशाना लाकर खड़ा नहीं करेंगे तब तक वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त वुमेन की लिटरेसी आप देखा जाए, अगर इनको स्पोर्ट्स के मौक़े हो या किसी भी मैदान में, हम इनको नेगलेक्ट नहीं करते हैं, अपने शाना बशाना इनको लाकर खड़े करते हैं, इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले हमने माउंटेन गर्ल प्रीमियर लीग जो करवाए थे वो बहुत ही अट्रैक्शन का बाइस बना और उस पर पूरी दुनिया की नज़रें, स्पेशली रियल मैड्रिड के ऑफिशियल्स ने भी यहाँ पे विज़िट किया, इस चीज़ को सराहा और हम इनके साथ कुछ कोलैबोरेशन में आगे मज़ीद हाई एल्टीट्यूड फुटबॉल ग्राउंड्स की तरफ भी जा रहा है कि वो अपने स्पोर्ट्स की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी हाई एल्टीट्यूड पे कोई स्टेडियम या फुटबॉल फैसिलिटेशंस यहाँ जीबी में वो देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जिस तरह की जो पोटेंशियल्स हैं अल्लाह ताला ने इस इलाके को नवाजा है, जिस तरह के टेरेन्स हो, जिस तरह के मौसम्स हैं, तो हम हर तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लिए कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि हमारे लोग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो। तो इसमें हमारे ख़वातीन भी मर्दों के बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह हम इनको आगे लेकर चलेंगे, हर तरह की उस पर हम इनको सपोर्ट भी करेंगे जी। और राजा साहब, हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड सियाहत को चैलेंज रहा, ख़ासतौर पर टूरिज़म और अक्रॉस द बॉर्डर ये मुश्किल था।
लोगों के लिए ट्रैवल करना, और अब उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आ चुकी हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कहाँ ट्रैवल करना है नहीं करना है। फिर इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारे ऐसे ममालिक को जहाँ पर सियाहत उस तरह से इंडस्ट्री नहीं थी कि वो उन ममालिक के साथ जहाँ पर जिनका जो बेसिक जीडीपी है वो डिपेंडेंट ही सियाहत के ऊपर है, बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनके साथ उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखने के लिए आप बतौर साबिक वज़ीर सियाहत और अब वज़ीर मनसूबाबंदी क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री हो लोगों की, वीज़ा ऑन अराइवल हो पाकिस्तान में, या फिर जो पाकिस्तानी उन ममालिक ट्रैवल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस लेकर वहाँ जाए? जी बिल्कुल, कोविड का आपने जिस तरह से जिक्र किया, इससे गिलगित बल्तिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान को सियाहत में बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और जिस तरह की स्मार्ट लॉकडाउन्स के ज़रिए और हमारे लोग जो पहले ट्रैवल करते थे यूरोप, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ, हमारे पाकिस्तान के एलिट क्लास के लोगों ने कभी गिलगित बल्तिस्तान को शायद देखा नहीं होगा, तो इनके जहनों में जब इन फैमिलीज़ ने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मूव किया तो इनको एक ऐसे डेस्टिनेशन जो टूरिज़म के लिए बड़ा ही आइडियल था वो भी मिला। उसकी वजह से बहुत सारे लोग अब प्रेफर करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड और मुख्तलिफ ममालिक को छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी तरफ मूव करें। और दूसरे जो हमें पॉलिसीज़ में जो सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत थी, और ईज़ी एक्सेस किसी भी टूरिज़म डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो बाई रोड हो या बाई एयर हो या वीज़ा प्रोसेस आपके, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। जिस तरह से हमने इंटरनेशनल इवेंट्स जो की बाहर, WTM, ITB और न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो, वहाँ पे हमने हमारे मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में काफ़ी बेहतरी आई। उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छे खासे लोग जो है ना अट्रैक्ट कर गए हैं। इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं, पहली दफ़ा मलेशियन इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उस पे हैं इंटरनेशनली, और उसके बाद अमेरिकन इस वक्त हमारे पास सेकंड हाईएस्ट फ़्लो है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का। वो न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में हम पिछली दफ़ा जब हमने पार्टिसिपेट की उसमें हम फर्स्ट एग्जिबिटर रहे। लोगों का काफ़ी रुझान रहा हमारी तरफ, क्योंकि इस इलाके में जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं, जो नेचुरल खूबसूरती है, जो पहाड़ों की जो बुलंद बाला पहाड़ जो कि आपके पास 5 इस वक्त दुनिया के हाईएस्ट पहाड़ हैं, उसके अलावा जो 7,000 मीटर अबव हमारे पास मोर देन 55 माउंटेन्स हैं पूरी दुनिया के लिए। बड़ी एक हैरानकुन बात है कि हम इन इलाकों, और तकरीबन 6,000 अबव के जो पहाड़ हैं हमारे पास, 150 से अबव हमारे पास पहाड़। तो हमें अल्लाह के शुक्र अदा करना चाहिए कि इस तरह के खूबसूरत इलाके हमें नवाजा है, और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से लोगों को वेलकम भी करें और अच्छे फैसिलिटेशंस भी लोगों को प्रोवाइड करें। और सबसे जो ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, उस इलाके के लोग किस तरह से कोऑपरेट करते हैं टूरिस्ट के साथ, ये बड़ा एक पॉजिटिव है कि हमारे लोग हॉस्पिटैलिटी में। जिस तरह आपने कहा कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं टूरिस्ट के साथ, इसी तरह जो लोकल अवाम है वहाँ पे ये भी बहुत बेनिफिट होता है कि जो भी आता है टूरिस्ट, इवन पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान भी जब लोग जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान तो वहाँ की सौगात लाजमी लेके आते हैं एक सुवेनियर के तौर पर। तो क्या इसके लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है कि आपने पैकेजिंग किस तरह करनी है, आपने किस तरह काम करने के, ये आपके जो सौगात है ये एक अट्रैक्शन का बायस बने, इसके साथ साथ रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट, और जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनको भी मेंटेन रखा जा सके? जी बिल्कुल, इस पे भी काफ़ी काम हो चुका है। स्पेशली हमारे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स और वुमेन एम्पावरमेंट पे ही आप बात कर रहे थे, तो इस पे हमने काफ़ी हमारे जो हाउस होल्ड ख़वातीन हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि वो घरों में बैठ कर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट के सतह पे भी और मुख्तलिफ NGOs के थ्रू। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में भी सौगात जिस तरह से आपने बात की उस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काफ़ी बेहतर पैकेजिंग के ज़रिए, मुख्तलिफ मार्केटिंग के ज़रिए अपने गिलगित बल्तिस्तान के आइटम्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च की है मार्केट्स के अंदर। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हमारे साथ रहे और आधे गिलगित बल्तिस्तान की आपने सैर हमें करवा दी है। थैंक यू सो और विंटर फेस्टिवल के हवाले से जो तैयारियां हैं उसके लिए हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ, इंशाल्लाह ये इवेंट कामयाब होगा, खासतौर पर आइस हॉकी, और इसमें से वो टैलेंट सामने आएगा जो कि पाकिस्तान की विंटर ओलंपिक्स में नुमाइंदगी करेगा। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो, बहुत शुक्रिया आपका भी और पूरी टीम वो जो मानूर हम बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स की गिलगित बल्तिस्तान की, बहुत सारे दोस्त भी हैं गिलगित बल्तिस्तान में,
उनसे जब कहते हैं ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, तो वो कुछ ऐसी आप सामने से लॉजिक सामने आती है कि ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ तो इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, या हमें वहाँ से लाना, इस मौसम में तो हम जाएंगे नहीं, अब जब जाएंगे तब लेकर आएंगे, वहाँ से तो कोई आ नहीं रहा इसलिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम रूटीन में सुन रहे होते हैं। बिल्कुल जनाब, और अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 8 जनवरी, और वैसे तो हम बात करते हैं आज ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, आज ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, लेकिन हर साल 8 जनवरी को ज़मीन की गर्दिश का दिन मनाया जाता है। ज़मीन जो हर वक्त गर्दिश करती रहती है, यूं भी, जो हम बचपन में ग्रेड 3 में पढ़ते आए हैं, आज उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये मेरा बड़ा सवाल था कि हम ज़मीन की गर्दिश होती है, और ये फिजिक्स वाले बताएंगे हमें या केमिस्ट्री वाले बताएंगे? क्योंकि उसमें केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, लेकिन अभी ये हमें बताएंगे फारूक हसन अपनी इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। आठ जनवरी को ज़मीन की गर्दिश का दिन उस दरियाफ्त के जश्न के तौर पर मनाया जाता है कि हमारा सैयारा हर 24 घंटे में अपने महवर पर घूमता है। ज़मीन जिस महवर पर घूमती है वो एक ख्याली लकीर है जो ज़मीन के ज़रिए सीधी खींची जाती है। ये महवर कुतुब शुमाली को कुतुब जुनूबी से जोड़ता है। ज़मीन 24 घंटे में इस उमूदी महवर पर घूमती है। इस वजह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मजीद बरा सूरज के गिर्द घूमने में सिर्फ 365 दिन लगते हैं। इसकी वजह से 365 दिन एक साल के बराबर होते हैं। ताहम ज़मीन की गर्दिश सिर्फ इस बात का तयन नहीं करती कि हमारा दिन या साल कितना तवील है। ज़मीन की गर्दिश मौसमों का तयन भी करती है। जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, सूरज मुख्तलिफ ज़ावियों पर तेज होता जाता है। साल भर खला में ज़मीन की मुख्तलिफ पोजीशनें भी हमें मुख्तलिफ बुर्जों को देखने की इजाज़त देती हैं। ये तो वसूख नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने ये दिन कब से मनाना शुरू किया। ताहम ये जाना जाता है कि ये दिन 8 जनवरी को एक अहम साइंसी वाक़े के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1851 में फ्रांसीसी माहिर तिबियात लियोन फोकोल्ट ने साबित किया कि ज़मीन अपने महवर पर घूमती है। और ज़मीन अपने महवर में घूमती है। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात भी कर रहे थे, तो आज जब तिबियात की बात करेंगे तो स्टीफन हॉकिंग का नाम आएगा। और पिछली सदी में स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन से इसके बाद सबसे बड़े साइंसदान भी माने जाते हैं। और इस हवाले से हिना सरवत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में डॉक्टरों के खानदान में पैदा हुए। अक्टूबर 1959 में 17 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम का आगाज किया, जहां उन्होंने फिजिक्स में फर्स्ट क्लास बीए की डिग्री हासिल की। मार्च 1966 में उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। जनरल रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी में भी महारत हासिल की। 1963 में 21 साल की उम्र में हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन की बीमारी की इब्तदाई तौर पर तशखीस हुई, जिसने आहिस्ता आहिस्ता कई तिहाइयों के दौरान उन्हें मफलूज कर दिया। अपनी कुव्वते गोयाई के जाया होने के बाद उन्होंने इब्तदाई तौर पर एक बोलने वाले हैंड हेल्ड स्विच के इस्तेमाल के जरिए बातचीत की और आखिर में एक ही गाल के पट्टों को इस्तेमाल किया करते थे। हॉकिंग ने मकबूल साइंस के मुतादिद कामों के साथ तिजारती कामयाबी भी हासिल की, जिसमें उन्होंने अपने नजरियात और कायनाती साइंस पर उमूमी तौर पर गुफ्तगू की। हॉकिंग 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में अपने घर में 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके घर वालों ने कहा कि इनका इंतकाल पुरअमन तौर पर हुआ। साइंस, तफरीह, सियासत और दीगर शोबों में इनकी बेपनाह तारीफ की गई। जी जनाब, स्टीफन हॉकिंग के हवाले से आप सरवत हिना की रिपोर्ट जो में पैदाइश के हवाले से रिपोर्ट थी। और अभी न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करें, कुछ मज़ेदार सी गैर रवायती खबरें खबरों के बाद भी शामिल करेंगे। बिल्कुल जनाब, पहले आप रवायती खबरें सुन लें, फिर हम गैर रवायती खबरें लेकर वापस आएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम बात करते हैं ज़रा सेहत के हवाले से।
हर साल जो जनवरी का मंथ होता है उसको सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से जाना जाता है, अवेयरनेस पर बात की जाती है, इसका सद्भाव क्या है, ये होता क्यों है। बहुत से साइन एंड सिम्टम्स रिजवान हमारी बॉडी हमें दे रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता, हमें पता नहीं होता कि किस वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना है। और बहुत सी बीमारियों के बारे में तो हम जानते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब पेन हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो हम ओवर द काउंटर खुद जाके मेडिसिन और ले इसमें लेते हैं। एक और प्रॉब्लम है ना मानूर, कि हमें बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है वो ये भी फील होती है कि हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम निकल ही आएगा। तो हम इससे बेहतर है हम ना जाएं, ना हमें टेंशन हो, ना हमें अपने टेस्ट करवाने पड़े, ना हमें अखराजात करने पड़े। तो मेडिकल नो डाउट इसमें अखराजात होते हैं, लेकिन सेहत है तो आपकी ज़िंदगी में बहार है। अगर आप सेहतमंद है, वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, वो ऐसे ही नहीं कहे, वो किसी वजह से ही कहा जाता है कि सेहत है, आपके खाने का जायका ठीक है, आपकी रूटीन ठीक है, आपकी नींद ठीक है, आपके काम करने का उसके फिर रिजल्ट्स ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी दफ्तर की लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें मुतासिर होती है अगर आपकी सेहत मुतासिर हो जाए तो। इसलिए सेहत का खास ख्याल रखना होता है। तो सेहत के बारे में जानना ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में तो हमें सिर्फ सुन के पता चलता है कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल। और क्या समटाइम्स हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा इसका ये इलाज भी है, और काश मैं पहले डॉक्टर के पास चला जाता। लेकिन एक उम्मीद कि अल्लाह ताला जब भी कोई बीमारी देता है तो उसके साथ शिफा भी होती है। हमने करना ये है कि मौलिज के पास जाना है और हमने प्रॉपरली जो दवाई है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही खानी है। सर्विकल कैंसर ये क्या है, ख़वातीन में ये कॉमन क्यों है, इसकी वजह से क्यों इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम यासिर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर इरम, क्या प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरम, ये कैंसर बेसिकली क्या होता है, किस एरिए का होता है और कितना स्वेयर है? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली हम कहते हैं सर्विक्स के कैंसर को, यानी कि सर्वाइकल सेल्स पे ओवर ग्रोथ हो जाती है, कैंसर डेवलप हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्विक्स क्या है। अगर एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट या यूट्रस के हम मुंह को, यानी बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो ये होता क्यों है, बेसिकली रीज़न क्या है? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर की जो मेन कॉज है तकरीबन 90% वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और 10% जो रिमेनिंग कॉजेज़ हैं उसमें स्मोकिंग होगी, अर्ली मैरिजेस होगी, मल्टी पैरिटी यानी कि ज़्यादा बच्चों का होना, डाइट अच्छी ना होना, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जैसे कि HIV, हर्पीज़, इस तरह के पेशेंट्स। लेकिन मेनली इट इज़ मेनली वायरस का है। वायरस के अगेंस्ट तो हमने ये सुना भी और पढ़ा भी कि वैक्सीन ना करने की वजह से होता है। इसकी वैक्सीनेशन की एज क्या होगी और किसी भी वक्त वैक्सीनेशन हो सकती है इसकी? मैं आपको बताती हूँ। असल में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक DNA वायरस है और बहुत कॉमन वायरस है। हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मेल और फीमेल्स को अक्सर दे हैव दिस वायरस इन देयर जेनिटल ट्रैक्ट्स। होता क्या है कि नेचुरली विद इन 1 to 2 years ये बॉडी हमारी खुद ही इसको एरेडिकेट कर देती है फ्रॉम द बॉडी। कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, स्मोकर्स हैं, या कोई भी रीज़न है कि वो परसिस्टेंट वहाँ पे रह जाता है, तब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस चेंजेस लाना शुरू कर देता है सर्विक्स के अंदर। और इसको प्रिवेंट इसीलिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि टाइमली हम स्क्रीन आउट कर सकें। जिनको नहीं है उनके लिए हम वैक्सीनेशंस, और जिनमें डायग्नोज हो जाए फिर अर्ली ट्रीटमेंट, और फिर उसको डायग्नोज करके हम एरेडिकेट कर सकें अपने कल्चर से। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? लाइक दर्द होती है, इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, क्या है? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर की बुरी बात कह लें कि सबसे ज़्यादा बुरी बात यही है कि ये अर्ली कोई भी फीचर नहीं देती, साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए हम इसको स्क्रीन करते हैं कि हम देख लें। अब ये उस स्टेज पे प्रेजेंट करती है जब पे ये थोड़ा बहुत आपकी सर्विक्स में चेंजेस आ चुकी हों, चाहे वो अर्ली हों, कई दफ़ा तो इवन लेट चेंजेस में पिक होता है कि फीमेल्स आती हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन है, पेल्विक पेन है। जो मेन सिम्टम्स इनके इवन मतलब अगर लेट स्टेजेस पे भी हैं या अगर चेंजेस आ भी गई हैं तो 5 फीचर्स हैं जो इनके मेनली आते हैं। और उसमें यह है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बेसिकली हम उसे कहते हैं कि अगर फीमेल का एक रेगुलर साइकिल है, अगर उन साइकिल्स के दरमियान में, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, दरमियान में दाग लगना शुरू हो जाए, पोस्ट क्वाइटल यानी कि हस्बैंड से मिलने के बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज, एक्सट्रीम वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज और फाउल स्मेली हो, क्योंकि उसमें अक्सर कैंसर सेल शेड ऑफ हो रहे होते हैं तो उसमें कलर की चेंजेस और फाउल स्मेली डिस्चार्ज होता है। और साथ में कई फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है लोअर एब्डोमेन में, या हस्बैंड से मिलते हुए पेन है, उसके बाद पेन है। तो ये फीचर्स हैं, लेकिन ये उस वक्त यूजुअली आते हैं जब चेंजेस आ चुकी हों।
तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए आपने कहा कि और रेगुलर स्क्रीनिंग भी मुमकिन है इसकी, या फिर सिर्फ शिकायत की सूरत में स्क्रीनिंग होनी चाहिए? असल में जो वर्ल्ड वाइड है इसकी स्क्रीनिंग 24 इयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। या वंस फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव, बिकॉज ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ओनली। जो इसकी वो ट्रांसमिशन है दिस इज़ थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मतलब ब्लड के थ्रू नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब जब भी फीमेल है सेक्सुअली एक्टिव, इसीलिए हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स अर्ली कोई देता ही नहीं है, तो हमें पिक करने के लिए खुद देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। अब स्क्रीनिंग क्या है कि स्क्रीनिंग में हम 24 इयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम 24 से 49 इयर्स ऑफ एज तक 3 ईयरली हम स्क्रीनिंग करते हैं, और 50 के बाद 65 तक 5 ईयरली। हाँ, अगर मतलब कुछ नहीं है हम बस स्क्रीन करते रहेंगे इस तरीके से फिर भी, और 60 के बाद 65 के बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या रिकमेंड करेंगे आपके तमाम ख़वातीन को ये अपनी 24 साल की उम्र के बाद करवानी चाहिए स्क्रीनिंग, या फिर सिर्फ कुछ ख़वातीन हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, जो आपने सिम्टम्स बताए हैं वो अगर मौजूद हैं तो करवानी चाहिए? मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हम ब्रेस्ट कैंसर पे हमने अवेयरनेस दी, ओवेरियन कैंसर पे हमने अवेयरनेस दी, एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूट्रस पे, इन सब की एक चीज़ ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो हम केयरफुल हो जाते हैं कि भी उसकी मदर को ये था तो हम उसको एवेल्युएट कर लेते हैं। अब जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी बुरी बात ये कि जेनेटिकली ये है ही नहीं, एवरीवन इज़ एट रिस्क। इवन जिसकी फैमिली में है वो भी एट रिस्क है, जिसकी फैमिली में नहीं है वो भी एट रिस्क है। तो आइडियली एवरी फीमेल मतलब आफ्टर 24 इयर्स हमें उसको स्क्रीन करना है। लेकिन जिस तरह आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि वजाइनल डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, ये तो एंडोमेट्रियोसिस के भी तो सिम्टम्स हैं, तो आप तो समझ ही नहीं आती, और अगर आप अंडर ट्रीटमेंट हो तो आप वही अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते कि ये तो नॉर्मल है। आपको पता है कि प्रॉब्लम यही है कि हमारी फीमेल्स में अक्सर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पे तो वो कंसर्न ही नहीं होती कि भाई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, कहते हैं ठीक हो जाएगा, खुद ही डाइट से गर्म खा लिया था तो ऐसे हो गया, या मतलब उनकी अपनी मिथ्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि स्क्रीन करें। एक दफ़ा सिर्फ आप किसी भी हॉस्पिटल, नियर बाय क्लिनिक, ओपीडी जाके दिखाएं। इसकी स्क्रीनिंग बड़ी सिंपल है। सर्विक्स में सिर्फ आप जिस तरह के आपको शक्ल देख के पता चल जाता है, तो इसी तरह हम सर्विक्स में जूही स्पेकुलम यानी एक औजार छोटा सा होता है डालते हैं कि हम सिर्फ सर्विक्स को विजुअलाइज कर लें, हमें उसी से आइडिया हो जाता है कि सर्विक्स इज़ हेल्दी और अनहेल्दी। तो क्या ये पेनफुल स्क्रीनिंग होती है? ये पेनफुल तो ऐसा नहीं होती, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि ज़ाहिर हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं आफ्टर टेकिंग कंसेंट, और एक इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ा सा होता है पेनफुल, इतना ऐसा नहीं होता, लेकिन पेशेंट बहुत डर जाते हैं कि ये भाई मेटल का है, इट विल कॉज पेन, लेकिन डिस्कम्फर्ट करता है। तो इंस्टेड कि लॉन्ग टर्म आप परेशानी लें तो मेरा ख्याल है बेटर टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। आई थिंक ये डिस्कम्फर्ट ही होता है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, और कंफर्ट होता है। हमारी 50 से ज़्यादा परसेंटेज ही होगी ख़वातीन की जिनका पहला डॉक्टर या तो माँ है या बड़ी बहन है, और जो भी खास तौर पर इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस इवन अपने हस्बैंड से भी डिस्कस नहीं करने हैं, या फिर अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं करना, सिर्फ माँ से या बड़ी बहन से करना है। तो ये कितनी बड़ी रुकावट बन जाती है सेहत के मसाइल लेकर, और फिर इसका ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपकी उसके बाद आने वाली ज़िंदगी पर भी, आपकी फैमिली लाइफ पर भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैं आपको बताऊं कि अवेयरनेस हम इसीलिए बेसिकली आप भी और हम सब इसीलिए बैठे हैं ताकि हम सारी अपनी बहनों को, माँओं को गाइड कर सकें, इवन मेल्स को कि अपनी वाइफ और बेटियों के लिए कंसर्न रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ जो मेन फीमेल्स का ये है कि वो शेयर नहीं करती। एक प्रॉब्लम है वो लेकर बैठी रहेंगी, डिस्कस नहीं करेंगी, या उनको लगता है कि खुद ही ठीक हो जाएगा। तो आप उनको इनकरेज करें कि एटलीस्ट एक दफ़ा विज़िट कर लें। मतलब 3 ईयरली मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं है। 3 इयर्स में अगर आप एक दफ़ा जाते हैं और आपको ये एश्योरिटी मिल जाए कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप भी कंफर्टेबल हैं, स्क्रीनिंग भी होगी और फैमिली भी जिनको आपकी ज़रूरत है वो भी कंफर्टेबल है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, क्या ये बीमारी इस वजह से तो नहीं होती कि आप रूटीन में, अब हम देखते हैं कि हर दूसरी लड़की को PCOS है, तो रूटीन में मेडिसिन भी ले रही हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें लगता है कि अब शायद इस वजह से हमारी मसल्स ही वीक हो गए हैं, दवाई का रिएक्शन आ गया। क्या ऐसे भी इस वजह से भी होती है ये बीमारी? नहीं, जो सर्विकल कैंसर है ना उसकी जेनेटिक है प्रीडिस्पोजिशन, और ना ये एंडोमेट्रियोसिस या PCOS के साथ लिंक्ड है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि 90% केसेस में जो एसोसिएशन है इसकी वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ही है, या वो चीज़ें जो कि लीड करती हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को। अदरवाइज PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, इससे सर्वाइकल कैंसर का लिंक नहीं है। और जी सर्वाइकल कैंसर ख़तरनाक कितना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये बीमारी है हमें तो खुदा ना खास्ता मर तो नहीं जाएंगे हम, सर्वाइव करना सीखना है, या फिर उसके साथ जीना सिर्फ अपने चंद पैसे बचाने के लिए, या सिर्फ इस चीज़ से कि लोग क्या पूछेंगे और उन्हें क्या बताएंगे क्या बीमारी है।
ये बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है कि क्या बताएंगे लोगों को क्या बीमारी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की एक बहुत हम पे ये बड़ी ब्लेसिंग है कि सर्विकल कैंसर एकदम से स्प्रेड नहीं करता, ये बहुत स्लो स्प्रेड करता है। इवन ये जब कैंसर बनता है उससे पहले भी इसकी 2-3 स्टेजेस होती हैं। सर्वाइकल कैंसर से पहले थोड़ा मेडिकल टर्म में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हम कहते हैं सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजियाज, यानी कि सर्विक्स की सेल्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं ग्रेड 1, 2, 3। अच्छा, ग्रेड 1, 2 पे भी कई दफ़ा पिक हो जाती हैं, ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, स्पॉटिंग, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, और अगर हम देख लें तो ये हम उसको वहीं पर ट्रीट कर देते हैं। इवन ये अगर 4 से 5 साल में या इवन 10 से 20 साल भी लग जाते हैं इसको डेवलप होने में, यानी प्री मेलिग्नेंट से मेलिग्नेंसी में 10 to 20 ईयर्स भी लग जाते हैं। आप उस दौरान भी अगर बीच में डायग्नोज कर लें तो इट इज़ ईजीली ट्रीटेबल, बहुत ईजीली ट्रीटेबल है। इसीलिए हम अवेयरनेस करें कि आप इसको एटलीस्ट स्क्रीन करें, और अगर डायग्नोज होता है अर्ली स्टेजेस पे, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टेज 1 हम कहते हैं, स्टेज 1 का मतलब है कि वो सर्विक्स तक ही लिमिटेड है, यानी कि वो जिस तरह यूट्रस मैंने आपको बताया उसके पार्ट्स हैं, अगर नीचे ही लिमिटेड है तो ईजीली ट्रीटेबल है। इवन वो यूट्रस में भी अगर एक्सपेंड कर गया है, स्टेज 2 पे चला गया है, वो भी मैनेजेबल है। स्टेज 1 में तकरीबन 90% इसकी प्रोग्नोसिस है, ट्रीटेबल है, और स्टेज 2 में जो कि स्प्रेड भी है, इवन देन इसकी 80% इसका प्रोग्नोसिस है। अलबत्ता स्टेज 3 या 4 जहाँ पे डिस्टेंट, यानी कि कई दफ़ा लंग्स में स्प्रेड कर गया है, ब्लैडर में स्प्रेड कर गया है, पीछे बड़ी आंत में स्प्रेड कर गया है, जब इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है ओवरऑल और प्रेशर सिम्टम्स दे रहा है, तब हम यूजुअली कहते हैं कि इट इज़ डेंजरस फॉर दी पेशेंट, अदरवाइज इट इज़ ट्रीटेबल अगर अर्ली स्टेजेस। तो डॉक्टर साहिबा, अगर ट्रीटमेंट हो जाए या अगर डेंजरस हो गया है उसके बाद आपकी सर्जरी भी हो गई है, बट स्टिल एक खातून को सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इशू ये रहता है कि आगे क्या वो फैमिली प्लान कर सकेगी या नहीं, क्योंकि पेयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसके बाद मुमकिन होता है बच्चा होना? बिल्कुल मुमकिन होता है। अगर मैंने ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल ट्रीट किए हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर था और उनकी ट्रीटमेंट हुई आगा खान, क्योंकि जो सर्विकल कैंसर्स हैं उनको एक गायनकोलॉजिस्ट अकेले डील नहीं करता, हमेशा उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट साथ में होता है, सर्जन्स होते हैं, हम पूरी एज ए टीम काम करते हैं। तो जब भी हम अगर एक बच्ची है जिसको सर्विकल कैंसर है और वो यंग एज में है, 20s में है, 25 की है, 26 की है, तो हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ लोकल एक्सिजन कर दी जाए, जहाँ पर लोकल स्प्रेड है सिर्फ उतने एरिया को रिमूव किया जाए, यूट्रस को रिमूव ना किया जाए। और अगर यूट्रस उसका अंदर ही है तो जाहिर है वो कंसीव कर सकती है कुछ अरसे के लिए। जैसे अगर हमने उसको कीमोथेरेपी दी है या कोई, तो हम ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करके कि ये कीमो जो भी हमने उसको दी है, ये केमिकल्स कब तक उसके ब्लड में हैं कि वो कंसीव नहीं कर सकती, 6 months, 1 year या 1.5 साल, जब भी, तो उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर डिस्टेंट स्टेजेस पे था, एडवांस स्टेज पे था और हमने यूट्रस भी रिमूव कर दिया है, जो कि यूजुअली 40s 50s में होता है और फैमिली कंप्लीट हो, तो फिर वी गो फॉर रिमूवल ऑफ द यूट्रस, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कंसेप्शन नहीं हो सकती। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस खुदा ना खास्ता जैसे हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायग्नोज हो सकता है ये, और अगर खातून प्रेग्नेंट है तो क्या इस कैंसर के असर DNA बेस्ड है, बच्चे को भी मुतासिर करते हैं? नहीं, बच्चे पे असर नहीं होता। सर्वाइकल कैंसर का बच्चे पे असर नहीं होता, हाँ अलबत्ता मदर पे उसका इफेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो पेन कर रहा है, स्प्रेड किया हुआ है, ज़्यादातर तो जो फीमेल्स होती हैं, मतलब इतना हमारे पास फीमेल्स आती ही नहीं है कि रिपोर्ट हो कि वो प्रेग्नेंट भी हैं, और साथ में कि प्रेगनेंसी में वो खुद ही पहुंच जाए तो बड़ी एक नेमत होती है कि फ़ीमेल आ गई है। लेकिन ये कि जो एजुकेटेड हैं और अगर सर्विकल कैंसर है साथ में प्रेगनेंसी है, तो फिर हम साथ उनको डील करते हैं कि हमने देखना है कि आफ्टर डिलीवरी हमने उनकी मैनेजमेंट करनी है या किस तरह से प्लान करना है, तो वो भी हम एज ए टीम फिर मिल के डिसाइड करते हैं। और अगर डॉक्टर साहिबा कोई खातून सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो, तो क्या इससे उसके पार्टनर को भी अफेक्ट हो सकता है, स्प्रेड हो सकती है ये चीज़? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ ज़ाहिर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कॉज जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, यूजुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो या तो ये फीमेल को है तो ज़ाहिर है उसके पार्टनर को भी इसके लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए, हो सकता है उसको हो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्टेड हो वो, और उसमें फिर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेल में जो कैंसर्स हैं बहुत रेयर हैं, लेकिन सर्विकल कैंसर ट्रांसफ़र नहीं होता मेल्स में। इन्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत बड़ा लोगों के लिए बैरियर है, एक तो सोशल प्रेशर है, दूसरा इसकी स्क्रीनिंग कितनी महंगी है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो फिर इसका इलाज कितना? मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, स्क्रीनिंग इसकी बहुत सिंपल है। इसमें हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह के टेस्ट हैं, एक तो हम विजुलाइज़ कर लेते हैं, सर्विक्स को जो ही देखते हैं हमें आइडिया हो जाता है। दूसरा ये है कि हम सेल्स जिनमें मैं आपको कह रही हूँ कि चेंजेस आती हैं,
हम उन सेल्स का सैंपल ले लेते हैं, उनको हम साइटोलॉजी कहते हैं, जैसे कि पैप्समेयर हो गया या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। ये वो टेस्ट हैं जिसमें कि हम ओपीडी प्रोसीजर करते हैं, सिंपल, ये बहुत पेशेंट को काउंसल कर दिया जाता है, पेनफुल नहीं होते, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जैसे मैंने आपको बताया उससे बात करके हम एक छोटी सी हमारे पास स्पैचुला या स्टिक होती है, उससे हम सर्विक्स के वो सेल्स ले लेते हैं, एक स्लाइड पे लगा के हम भेज देते हैं साइटोलॉजी के लिए, और उस पे फिर हम डायग्नोज करते हैं कि सेल्स में चेंजेस हैं या नहीं हैं। उसी पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया 3 ईयरली या 5 ईयरली हम करते हैं। सही। डॉक्टर इरम, एट द एंड आपसे ये जानना चाहूँगी, ख़ास तौर पे ये पेशेंट्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग भी है कि खुदा न खास्ता ये कैंसर हो गया, इवन यूट्रस भी रिमूव हो गया किसी वजह से, आगे ज़िंदगी लेकर चलना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सर्विकल कैंसर बिल्कुल ट्रीटेबल है, और इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हुए हैं, ट्रीट हुए हैं, और वो फॉलोअप कर रहे हैं, हर 3 ईयरली वो मिलते हैं, चेकअप कराते हैं, दे आर फिट एंड फाइन। सिर्फ ये कि वो ज़्यादा ट्रोमेटिक था वो टाइम पीरियड जिससे वो गुजरे, और ट्रीटेबल है, ट्रीट हुआ, और दे आर लिविंग अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो हमें सब अपनी बहनों की भी ज़रूरत है, वालदैन की भी ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है हमारी अगर मदर्स हैं या हमारी सिस्टर्स हैं तो दे शुड गो फॉर स्क्रीनिंग, अगर डायग्नोज भी हो जाएं तो ट्रीट हो जाएं और हमारे साथ आगे हेल्दी लाइफ गुजारें। डॉक्टर इरम, ये तो अब जैसे हम कहते हैं ना कि अब अक्सर हमारी बात होती है डॉक्टर से, तो यही होता है कि डॉक्टर कर ही आधे मरीज ठीक हो जाते हैं, और ये डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि पेशेंट का जितना भी डिस्कम्फर्ट है उसको कंफर्टेबल कर देते हैं कि अब डॉक्टर आ गया है और हमें जो कह रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर इरम, आप स्टूडियोज़ में मौजूद रहीं, और अल्लाह करे हमारी दुआ है कि आप भी अपने पेशेंट्स के लिए ऐसे ही हों कि उनके लिए आपको देखते ही वो ठीक होना शुरू हो जाए और उनके आधी बीमारी दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में रहीं, और अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसके सिम्टम्स हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि देर करने से सिर्फ जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ेंगी, बजाय इसके कि आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएं। उनको जितनी जल्दी हो उसका इलाज मुमकिन है, और इलाज इसका मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये चीज़ कि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई बॉडी पार्ट रिमूव भी हुआ है किसी बीमारी की वजह से, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट है या किसी कैंसर की वजह से आपका यूट्रस है, आप एक मुकम्मल शख्सियत हैं, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, और ज़िंदगी को इसी तरह खुशियों से आगे लेकर चलना चाहिए। अब ज़रा प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलते हैं, चलते हैं जी आगे भी आपको बताते हैं कि हम पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी नौजवान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऐसी डिफरेंट चीज़ें समटाइम्स हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि वाकई ये हमने ही बनाया है। और इसके साथ साथ अभी स्क्रीन पर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आ रही है, और वो क्या बात है, क्या बात है। हमारा व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रोग्राम में कुछ भी अगर आप बेहतरी चाहते हैं, अब हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, कुछ डिफरेंट आप चाहते हैं या कुछ आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़, अब चूंकि हम इससे कबल सजाद मीर साहब से बात करते हैं कि सोशल मीडिया अब एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि अब जिसके पास मोबाइल है उसके पास कैमरा है, लेकिन इस कैमरे का इस्तेमाल हमें बेहतर शहरी बनाता है कि हम इसका क्या इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसको थ्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी वीडियो बना लूँगा और फिर बताऊँगा जी कि अब पूरे पाकिस्तान के लोग अब इस व्हाट्सएप के ज़रिए पाकिस्तान में जहाँ कुछ भी आपके शहर में, आपके गांव में, आपके इलाके में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपके इलाके का मौसम है, आपके इलाके की सौगात है, आपके इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके इलाके के लोग हैं, बैठक है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास बनाती हैं जिसके लिए लोग दूर दूर से उस इलाके में आते हैं। अगर वो चीज़ आप शेयर करना चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और वो हम आपके इलाके को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। बिल्कुल जनाब, और वो पहुंचाएंगे हम सुबह पाकिस्तान के जरिए, खुद भी देखेंगे, सबको दिखाएंगे, और सुबह पाकिस्तान में पूरे मुल्क की हम इस तरह सैर भी कर सकेंगे और हमें सैर कराएंगे। आप अपने जो भी आपके इलाके की खसूसियात नंबर याद कर लें, नंबर याद कर लें, 0310 जी 0310 050333 ये नंबर है। मैंने 0310050303 जी ये आसान सा नंबर है, और इसको याद कर लें तो फिर अब व्हाट्सएप में वैसे एक दफा ऐड हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल जनाब, सो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी नौजवानों आप सुबह पाकिस्तान के नाम से रुज़ाने का याद कर लेना हमारा नंबर। सो बेसिकली पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में समटाइम्स बड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, लेकिन
समटाइम हमारी कोई ऐसी इजाद होती है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारी पहचान बन और जाती कुछ है। लोगों को मकबूल भी कर देती है ये चीज़। बिल्कुल जनाब, फार्मूला कार। पाकिस्तान की पहली फार्मूला स्टूडेंट टीम को अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने अपनी हाइब्रिड गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पॉन्सर किया है और ये बहुत बड़ी खबर है। और ये टीम 2012 में कायम की गई थी जो मुसलसल बरतानिया और जर्मनी में फार्मूला स्टूडेंट मुकाबलों में हिस्सा ले रही है और इस दफ़ा पहली बार इनको अपनी हाइब्रिड गाड़ी के लिए अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने और जुलाई 2024 में मुकाबले के लिए टीम जाएगी और इस टीम के रुकन हैं, टीम लीड हैं मोहम्मद उमर और अब्दुर्रहमान खान। इस टीम के मेंबर हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान और मोहम्मद उमर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ना कि आपको फील कैसा होता है फार्मूला 1, वो जो गाड़ी है उसको देखकर तो बहुत सारे लोगों को वैसे गूज़बम्प होते हैं कि ये कार और पाकिस्तान के नाम से ये फार्मूला के ट्रैक पर दौड़ेगी और कंपटीशन में हिस्सा लेगी। जी अगर मैं इस फार्मूला की चीज़ की बात करूं तो हम लोग वी आर वेरी बिग एंथुजियास्ट ऑफ दिस रेसिंग कल्चर। तो ये चीज़ हमने स्टार्ट करी थी बैक इन 2012 और आप देखते आ रहे हैं कि क्योंकि सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल जो इस टीम के अंदर है, दिस थिंग इज़ कंटिन्यूइंग फॉर सो मच फॉर सो लॉन्ग। तो ऑब्वियसली जब हम फार्मूला का नाम सुनते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, लॉट ऑफ पीपल, लोकल पीपल, इंटरनेशनल पीपल, सब बोलते हैं कि हाँ भाई एक बहुत अच्छा ट्रेंड है विच शुड कंटिन्यू। एंड आई बिलीव वी आर द 4 फ्रंट रनर्स जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया। एंड इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ना सिर्फ चलता रहे बट बेहतर से बेहतर होता रहे और पाकिस्तान का नाम हम लोग इंटरनेशनली इंशाल्लाह इंक्रीज़ करते रहें। अब्दुर्रहमान और उमर, आप दोनों में से ये आइडिया था किसका? किसने पहले सोचा कि हमें इस पर काम करना चाहिए और कौन ज़्यादा जो है इस पर कंसिस्टेंट रहा? ओके, तो टीम जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो 2012 में स्टार्ट हुई थी एंड देयर फाउंडर्स वर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु वांटेड टू मेक अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बट देन दे रियलाइज्ड कि जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है इट इज़ केपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और पाकिस्तान को दूसरे ममालिक में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस आइडिया केम देयर और सब लोगों ने ओवर द एयर हमारी 10 साल की एक पूरी हिस्ट्री है एंड ऑल ऑफ द पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट they were literally completely dedicated to this thing and they have worked so hard to achieve what we are today. अब हमारे नाज़रीन को बताइए सबसे पहले तो इस फार्मूला कार में जो खासियत क्या होती है कि ये इतना तेज़ कैसे भाग देती है। फिर हम देखते हैं कि इसके जो स्पेक्स हैं वो बाकी रूटीन की जो गाड़ियाँ हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। इवन कि जो बाकी रेसिंग कार्स हैं, चाहे वो डेजर्ट पे भागने वाली गाड़ियाँ हो या दूसरे ट्रैक्स पर भागने वाली गाड़ियाँ हो, मॉडिफाइड तो होती हैं, लेकिन फार्मूला बहुत ही डिफरेंट कार भी है। इसकी टेक्निक डिफरेंट होती है, इसको मूवमेंट देना या मोमेंटम में लेके आना, इतनी स्पीड पे लेके आना, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है इसकी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इसको मुख्तलिफ बनाती है वो इसका वेट होता है। तो ये एक ऐसी गाड़ी होती है जो बहुत हल्की होती है। तो हमारी जो गाड़ी है इसका जो वज़न है इट्स अराउंड 230 किलोग्राम्स। सो सिर्फ ये 230 किलोग्राम की है और इसके अंदर जो पावर है इट इज़ दैट ऑफ नॉर्मल जो आपकी रोड कार्स होती हैं उसकी पावर है। मतलब ये आपने वज़न कम कर दिया और आपकी पावर है 100 हॉर्स पावर। सो इट मेक्स इट मच मोर फास्टर। तो ये बहुत तेज़ होती है और प्लस सिर्फ एक बंदा बैठता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो हैंडलिंग होती है इट इज़ एक्सेप्शनल। प्लस वी हैव इंटीग्रेटेड एरोडायनामिक्स इन इट। तो जो आपकी जो एयर फ्लो होता है उससे आपको डाउन फोर्स मिलती है जिससे यू कैन गो फास्टर ऑन कॉर्नर्स। सो दैट्स व्हाट मेक्स अ फार्मूला कार डिफरेंट, इट्स मोर मैन्यूवरेबल। सो बेसिकली जब फार्मूला कार के हवाले से आप काम कर रहे हैं, 2012 से आप लोगों की टीम बनी, बेसिकली हर्डल्स तो बहुत आई होंगी। जहां हम देखते हैं कि हम फार्मूला कार बना रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिन पे हम काम कर सकते हैं बेसिक नेसेसिटी की, लेकिन आपने एक बड़ा डिफरेंट चीज़ चुनी जिसको रूटीन में लग्जरी भी कंसीडर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी वैसे, बट स्टिल उसमें देखा जाए कि अब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर्डल्स क्या आई, अभी तक उस पर कंसिस्टेंट रहे, क्या हर्डल्स थी, क्या चैलेंजेस थे, और ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुकाबला इस चीज़ का टेक बेस्ड नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे, तो हम वी आर ऑलवेज गोइंग विद द फ्लो वाला सीन होता है ना, तो आपने क्यों इस पर काम किया?
अच्छा, तो अगर हम लोग इसके हमने ये बोलेंगे हमने इस पे क्यों काम किया है, तो फार्मूला एक बेसिकली गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग कि जिसमें आपकी इंजीनियरिंग के सारे प्रिंसिपल्स लग रहे होते हैं। कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं है विच यू कैन मिस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार। सो अगर आप एक प्रॉपर इंजीनियर हैं एंड यू आर मेकिंग या इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ अ फार्मूला स्टाइल रेस कार या फार्मूला कार, तो आप प्रॉब्ली हर एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं एक तरह से। सो दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस डिग्री कि मतलब वट एवर यू आर सीइंग थियोरेटिकली आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है और क्या चीज़ उसके एक्चुअल इंप्लीमेंट करने से क्या हो रहा है। आप मिस्टेक्स करते हैं, आप मिस्टेक्स से सीखते हैं एंड इंशाल्लाह दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ बेटर इंजीनियर। तो बेसिकली आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि हम यही लोग हैं लोग हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आएंगे और पाकिस्तान में ये ऐसी इनोवेशन जो आजकल इंपोर्ट हो रही हैं इनको प्रॉब्लम हम चाहेंगे लोकली मैन्युफैक्चर करें। तो इंस्टेड ऑफ हमारा इंपोर्ट बिल बढ़े, हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वो इसको बेसिकली बेहतर कर सकें। तो कितनी गाड़ियां बना चुके हैं अभी तक? आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए हम जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें भी हिस्सा डालेंगे। कितनी गाड़ियां बन चुकी हैं और साथ साथ ये भी बताइए कितने इवेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं और क्या क्या पोजीशंस रही हैं हमारी फॉर्मूला रेसिंग टीम की? अच्छा, सो अगर मैं बात करूँ हम कितनी गाड़ियाँ बना चुके हैं, सो वी स्टार्ट बैक इन 2012। तो वहाँ से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ, वी हैव बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड 8 व्हीकल्स। हमारी जो पुरानी सारी व्हीकल्स थी वो यही थी कि वी स्टार्टेड फ्रॉम कंबशन व्हीकल एंड इंशाल्लाह हमारा इस साल का प्लान है बेसिकली इट्स इन इम्प्लीमेंटेशन कि हम लोग एक हाइब्रिड कार बना रहे हैं। सो बेसिकली हमने देख लिया कि वर्ल्ड का ट्रेंड इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान इस एस्पेक्ट के अंदर बहुत पीछे है। सो वी हैव रियलाइज्ड कि हमें भी पाकिस्तान को इस तरह प्रोपेल करना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन अपनी गाड़ी के अंदर भी। सो दिस इज़ बेसिकली समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूँ फ्रॉम द स्टार्ट वी हैव मेड अराउंड 8 व्हीकल्स एंड ये चाल हमारी 9th व्हीकल होगी जी। और कौन से कॉम्पिटिशन में हमारा यूजुअली जो गोल होता है वो ये होता है कि वी पार्टिसिपेट इन फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग टारगेट करते हैं इटली, हम लोग टारगेट करते हैं यूके, जर्मनी एक्सेट्रा मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वगैरह हम लोग यूजुअली साल के अंदर एक कॉम्पिटिशन टारगेट कर सकते हैं एंड दैट इज़ यूजुअली फार्मूला स्टूडेंट यूके। लास्ट ईयर भी हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी खासी इसमें पोजीशंस आई थी। वी सिक्योर्ड 5th एंड ओवरऑल पोजीशन अमंग 65 टीम्स एंड हमारी LTS विच इज़ लैप टाइम सिमुलेशन इसके अंदर हमारी पहली पोजीशन आई थी। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। वी वर रियली हैप्पी कि हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज इतनी बड़ी जगह पर रिप्रेजेंट किया एंड हमने पाकिस्तान के लिए नॉट ओनली पोडियम बट फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। सो दीज वर द हमारे रिजल्ट्स पिछले साल के एंड होपफुली ये इंशाल्लाह आने वाले सालों में बेहतर होते हैं इंशाल्लाह। और हमें बहुत उम्मीद है आपसे कि इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आपको टेस्ला ने स्पॉन्सर किया है कि मैन्युफैक्चर करें हाइब्रिड कार। तो इस स्पॉन्सरशिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कितनी ये लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप है? Acha, for this sponsorship, Tesla has provided us with battery management system. As you all know, in electric vehicle or hybrid vehicles, there is a complete batteries जो होती हैं, cells होते हैं बहुत सारे, and they are dangerous. Like they can explode if they are overcharged, और वो अगर ज़्यादा temperature reach हो जाए तो they are harmful, they can catch fire, तो आग लग सकती है गाड़ी में। तो you need a system which continuously monitors या फिर उसकी हमेशा देख रहा होता है कि वो कितने टेम्परेचर पे है, कितने वोल्टेज पे है। तो इट इज़ कम्प्लीटली मैनेजिंग योर सेल्स। सो टेस्ला हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, so which is worth a lot, which cost around $3,500. So it's a big sponsorship from Tesla. So we are really proud that we have brought Pakistan such an sponsorship, and for this year they have given us BMS, and we are looking forward कि हमें फ्यूचर के सालों में they will continuously partner with the Tesla, so it will be a great opportunity and it is a great pleasure. अच्छा, अभी तो जो टेक्नोलॉजी हर रोज़ बदलती है अब्दुर्रहमान खान और मोहम्मद उमर, इसके साथ अप टू डेट रहना, फिर 65 से ज़्यादा ममालिक की टीम्स होती हैं जहाँ पे कम्पीट करना होता है। 2012 से अब तक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में फ़र्क भी आ चुका है, टेक्निक्स भी चेंज हो चुकी हैं। खुद को अपडेट कैसे रखते हैं और ये कैसे मालूम होता है कि कौन सी टीम जो नज़र रखनी होती है, कौन सी टीम क्या कर रही है? अपनी मूव्स तो हैं लेकिन कंपेटिटर्स की क्या मूव्स हैं उन पर भी नज़र रखनी होती है। तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं हो जाता या उसके लिए टीम मेंबर्स मुख्तस हैं कि वो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी जो टीम है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में है।
जिससे टेक्निकल के अंदर भी देयर आर फर्दर डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल गाड़ी की जो डायनामिक्स देख रहा होता है वो अलग डिपार्टमेंट है, गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स है वो अलग डिपार्टमेंट है, देन इंजन जब भी मोटर है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। दे आर ऑल डूइंग देयर वर्क। प्लस ये कि हम हर साल जब एक गाड़ी बना लेते हैं तो वी एनालाइज व्हाट वर रॉन्ग इन द लास्ट कार एंड व्हाट शुड वी डू इन द नेक्स्ट कार। तो हमारी गाड़ी अगली वाली पिछली वाली से कैसे बेहतर होगी। प्लस ये कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बाहर की टीम्स इंप्लीमेंट कर रही हैं, दे आर लाइटर, दे आर फास्टर, so we want to implement all those technologies in Pakistan. So due to some financial constraints we a little bit lag behind them, but we try our best to cope up with all those things. तो आपने इस बार हम लोग हाइब्रिड पे शिफ्ट हो रहे हैं, सो इट्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि हम लोग हमारे पहले ये होता था कि सिर्फ रेयर व्हील्स पावर्ड होते थे, लाइक जो इंजन था वो सिर्फ पिछले व्हील्स को पावर देता था। लेकिन अब जो हमारी मोटर्स हैं विच इज़ बिकॉज इट इज़ हाइब्रिड, तो इंजन भी होगा देन मोटर भी होगी, देन मोटर्स आर पावरिंग द फ्रंट व्हील। सो एज यू ऑल कैन नो दैट जो 4-wheel ड्राइव कार्स होती हैं दे आर फास्टर, सो वी आर मेकिंग अ मच मोर फास्टर कार दिस ईयर, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा अब्दुल रहमान खान, और यकीनन अब जहाँ पर रेसिंग की बात आती है, फार्मूला 1 की बात आती है, फार्मूला कार्स की बात आती है, तो हम सब के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझे पता है महानूर भी बहुत सारे सवाल करना चाह रही हैं कि इस कार के बारे से। अच्छा बड़े बड़े मजेदार सवाल भी हुए हमारी फार्मूला टीम से, बिल्कुल, और हमारे माइंड में ना हाँ। अच्छा आप दोनों से हमने जानना ही है कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, कि गाड़ी के स्पेक्स जो आप तैयार कर रहे हैं जो हाइब्रिड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसकी हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए, टॉर्क कितना होना चाहिए, उसके व्हील्स कैसे होने चाहिए और उसकी डायनामिक्स कैसी होनी चाहिए, कोई लिमिटेशंस दी जाती हैं आपको इस बॉडी की जानिब से? जी, जो फार्मूला कार होती है तो फार्मूला कम्स फ्रॉम लाइक वर्ड, इट्स फार्मूला लाइक इट्स लिमिटेड, सो यू हैव सेट ऑफ रूल्स। आपके रूल्स होते हैं विद डिफाइंड कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कार, मतलब आपकी कार कितनी बड़ी हो सकती है, आपकी कार में क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं, उसकी पावर कितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दे लिमिट द पावर एट 160 हॉर्स पावर और 120 हॉर्स पावर्स, सो यू कैन नॉट एक्सीड दैट ड्यू टू सेफ्टी रीजंस, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम मिस्टेक्स कॉज कर सकते हैं एंड दोज मिस्टेक्स कैन बी फैटल इफ़ वी आर ड्राइविंग एट वेरी फास्ट स्पीड। सो टू इन ऑर्डर टू लिमिट ऑल दोज सेफ्टी कंसर्न्स, तो हमें ये किया जाता है, हमारी पावर कम कर दी जाती है, तो वी आर ड्राइविंग एट लोअर पावर, सो ताकि हम लोग अपनी मैक्सिमम इंजीनियरिंग अप्लाई करके उस लोएस्ट पावर को यूज़ करके वी मेक द फास्टेस्ट कार, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो अब्दुल रहमान और उमर, आपसे ये जानना चाहूँगी 2012 से आप लोगों ने स्टार्ट किया, बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट थे और अभी भी आपने कहा कि कुछ रिसोर्सेज की कमी के बायस हम इतने उसको एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा सके, स्टूडेंट लाइफ में हमें अगर कोई गाइड करे तो हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं और हम अपने साथी की वजह से जहाँ पे भी हैं, उसी मकाम पर जहाँ पे भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, बट स्टिल क्या ऐसी चीज़ है ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग में, ख़ास तौर पे इन प्रैक्टिकल डिग्रीज़ में जो कि होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फील्ड में आगे आए? हमने देखा बहुत से इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत से इंजीनियर्स ग्रेजुएट भी हो रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे। क्या ऐसी कमी है जो कि उनको नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो उनको नहीं बताई जा रही, क्या गाइडेंस है जो नहीं दी जा रही जिसकी वजह से वो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ों में नहीं है आगे? अच्छा, सो बेसिकली जो व्हाट आई फेल्ट इन माय लास्ट 4 years, जो पाकिस्तानी जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली उनका मोटिवेशन ये है कि बच्चों को एक सेट ऑफ चीज़ें पढ़ा दी जाए, उन चीज़ों को याद कर ले एंड ही ग्रेजुएट विद अ गुड GPA, इसका मतलब अच्छा इंजीनियर बन गया। ये टू बेसिकली सवाल आपका बहुत अच्छा था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा आपको सोच में चेंज करना पड़ेगा लोगों की, एंड बिकॉज टेलिंग देम कि GPA डजंट मैटर, जो पर्सन जो ग्रेजुएट कर रहे हैं दैट मैटर्स, और वो बंदा कितनी, उसकी क्या सोच है, उसने कितने अच्छे प्रिंसिपल सीखे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि उसे याद करके पेपर के ऊपर लिख दिए, उसने कितने अच्छे प्रिंसिपल सीख के अपनी डेली लाइफ में आगे इंप्लीमेंट कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट बेसिकली मेक्स अ वेरी गुड इंजीनियर, एंड ये टीम हमें इसी चीज़ के अंदर आगे प्रोपेल करती है एक तरह से, बिकॉज जो भी हम लोग सीख रहे हैं हम लोग अपने आंखों के सामने को देख रहे होते हैं, एंड उससे हम लोग पता चलता है कि हाँ भी जो बुक में लिखा हुआ है इट्स ओनली 20% ऑफ द थिंग दैट हम लोग सीख सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आप 100% भी अचीव कर लें, इट इज़ नेवर इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड ये हम लोग, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अब्दुल भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि विच इज़ नेवर पॉसिबल। सो बेसिकली इफ वन मैसेज दैट आई कुड गिव टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज के आप लोग बच्चों को प्रोपेल करें टूवर्ड्स गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से या किताबों या थ्योरेटिकल नॉलेज या सिर्फ लेक्चर्स देने से आई थिंक इट वॉन्ट मेक पीपल या गिव पीपल अ चांस कि वो चीज़ें जो सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं
उसको एक्चुअली बनाएं, एक्चुअली में सामने इम्प्लीमेंट करें, उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ ताकि वो मतलब नॉट ओनली इन देयर लाइफ बट एज ए इंजीनियर भी प्रैक्टिकली अच्छा खासा ऊपर आ सकें. सो आई बिलीव अगर इस तरह की सोच हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होगी, इस तरह की सोच हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं लोगों के अंदर होगी, तो आई बिलीव वी कैन हैव अ रियली गुड लॉट. और क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी पीपल होते बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको बस शाइन करने की ज़रूरत है. तो आई थिंक थ्रू दिस सोच वी कैन मेक पीपल दैट कुड बेसिकली प्रोपेल पाकिस्तान टुवर्ड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. और जो आपने कहा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं, 2 टैलेंटेड लोग तो हमारे साथ भी बैठे हैं स्टूडियो में और कराची स्टूडियो से बराह रास्त हैं. तो ये तो बताइए ना कि फार्मूला, चूँकि सबका इंटरेस्ट इसमें, रेस तो सबको अच्छा लगता है देखना, लेकिन फार्मूला की रेस को समझना, इसके लैब्स होते हैं, इसमें टेक्निक्स होती हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी टीम की स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं इसमें कि टीम कैसी होनी चाहिए और उसमें सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं. इंस्पिरेशन क्या रही है फार्मूला 1 में? कोई फेवरेट टीम है आपकी, मैन्युफैक्चरर टीम है या फिर कोई फेवरेट ड्राइविंग टीम है जिसको आप देखते आ रहे हैं, उससे इंस्पायर होकर आपने इस चूज़ किया इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को और फिर उसके बाद 2012 में टीम बनाई? अच्छा, फॉर दैट आई विल से कि हमारी टीम्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं. everyone supports different teams. For example, I'm a Mercedes fan, Umar might be a Red Bull fan, and there are some Ferrari fans out there. So बात ये है कि we love technology. सही है. I personally love Formula 1 because of the technology. जो उसमें जो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस ग्रोथ है ना, इट्स एक्सेप्शनल. So we love Formula 1, we have craze for Formula 1. So it's been a great journey for all of us to like be a part of this journey. We are implementing what the other Formula 1 and Formula student teams are doing out there, and we are doing it personally. So watching something from far behind, like दूर से हम लोग जब देखते हैं चीज़ों को, so they look simple. For example, a wing looks like a wing, but when you look into details or you just go to design it yourself, जब आप उसे खुद बनाते हैं, you come to know that there is a complete engineering, perfect mathematical calculations involved in making that one portion of that wing. So that's what drives us crazy. So we want to continuously go as precise as possible. तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हर साल हम जो engineering precision है या mathematics है, जिसको हम इस तरह से implement करें that we can move our passion with great speeds. So that's what we do. उमर और अब्दुल रहमान, फॉर्मूला जो इसका नाम है बेसिकली इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी इनोवेटिव वाइज. तो अगर आप देखें तो अगर आप देखें थ्रू आउट द हिस्ट्री, इट्स समथिंग आप फार्मूला 1 के अंदर भी देख लें और आप फार्मूला स्टूडेंट के अंदर भी देख लें और हमारी टीम के अंदर भी, अगर हम 2012 वाली हमारी गाड़ी देखेंगे, इट इज़ वेरी मतलब थोड़ी अजीब सी लगती है गाड़ी. लेकिन अगर हम अभी वाली गाड़ी देखें और उसके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स देखें तो यू सी अ मेजर फर्क. तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली डिफरेंशिएट्स पर्सन कि हम लोग एक सेम लेवल पे नहीं जाते. देयर इज सम कांस्टेंट ग्रोथ इन द टीम, कांस्टेंट डिजाइन इन द ग्रोथ, कांस्टेंट परफॉर्मेंस के अंदर ग्रोथ, एंड वी ट्राई टू बेसिकली चैलेंज अवरसेल्व्स. एंड काफ़ी फेलियर्स आए हैं हिस्ट्री के अंदर, लेकिन उन फेलियर्स में हमने सीखा है और इंशाल्लाह अभी जो हमारा लेवल है इट इज़ क्वाइट अबव व्हाट वी वर बैक इन 2012. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड ऑफ दैट. लेकिन इट्स रियली गुड कि आप अपनी 2012 की जो इनोवेशन है उसको आपके साथ खुद से कंपेयर करें, यानी कि अपने साथ ही मुकाबला है. एक बात आपने की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस स्पॉन्सरशिप के बाद व्हीकल इंडस्ट्री में क्या करने के आपके चांसेस हैं और क्या प्लानिंग है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए क्या करने हैं आप? सो बेसिकली अगर मैं इससे बात करूं तो मतलब हमारा एक और फ्यूचर गोल है कि जो भी चीज़ हम लोग गाड़ी के अंदर बनाए, जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, वी टेक इट टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन. तो हमारे पास अभी काफ़ी इंडस्ट्री से बात हो चुकी है कि जो भी हम लोग चीज़ सीखी है और जो भी उनके जो मसले मसाइल हैं वो बेसिकली हमें एक तरह से बता रहे होते हैं, एंड वी सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स हमारे फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर. सो बेसिकली हमने एक तरह से इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज भी हम स्टूडेंट्स ने खुद ने बनाया हुआ है, एंड वी हैव टॉक टू मल्टीपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, एंड हम उनको बोलते हैं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है विच बेसिकली मेक्स यू इम्पोर्ट द आइटम, और वो हमें वो प्रॉब्लम बताते हैं, एंड वी ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एज मच एज वी कैन एट अवर लेवल, और फिर हम लोग उनको वो प्रोजेक्ट्स देते हैं. सो बेसिकली दिस वन पार्टनरशिप दैट वी हैव बीन इनटू वाज विद किया लकी मोटर्स, और उन्होंने इसी तरह हमें प्रॉमिस किया कि जैसे हम लोग ग्रेजुएट होते हैं दे कीप अस ऑन इंटर्नशिप्स फॉरेन से डायरेक्टली, एंड बेसिकली जो भी उनको मसले मसाइल आ रहे हैं विद इन देयर इंडस्ट्री वो हमें बता रहे होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली गोइंग इंटरनेशनल इंपोर्ट करना, वो प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं लोकली सॉल्व करें. तो राइट नाउ वी आर डूइंग दिस एट अ वेरी नॉट वेरी स्मॉल स्केल,
लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि जो भी हमारी टीम से इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं वो बेसिकली गो एंड सर्व पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, एंड जो भी हमारा एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है हम लोग लोकली मैन्युफैक्चर करें, बेसिकली पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं और इस तरह के लोगों जो काम पाकिस्तान में बेसिकली हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर करें रेदर देन गोइंग अब्रॉड। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प, और दिस हमारा प्लान भी यही है कि इंशाल्लाह जब हम ग्रेजुएट करते हैं वी गो इन सच इंडस्ट्रीज एंड हेल्प बेसिकली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, दूसरा हमें खुशी होती है आपकी पूरी टीम अगर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होती है, आप कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होती है। अपनी टीम का थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कितने लोग हैं और कौन कौन क्या करते हैं, और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ड्रीम जो ख्वाब है इस शोबे से वाबस्ता या फिर इस फील्ड में पूरा हो चुका है या अभी वो रीडिज़ाइन हो गया, रीटारगेट हो गया आपका ड्रीम के पहले वाला जो था वो पूरा हो गया तो अब एक और नया ड्रीम है? सबका एक ही ड्रीम है या सबके अलग अलग ड्रीम्स भी हैं? अच्छा सर, आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द टीम। हमारी टीम आपकी पूरी स्टूडियो में आ भी नहीं सकती क्योंकि वी आर अराउंड 48 मेंबर्स और हमारी टीम में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दोज टीम इज़ इन टेक्निकल, एंड अगर हम इसको देखें एक फ्रैक्शन ऑफ द टीम इज़ ऑल्सो इन मार्केटिंग साइड, सॉरी। सो बेसिकली इस टीम को आगे मार्केट करना, बेसिकली कम्युनिकेशंस, हाउ वी गेट स्पॉन्सर्स, एंड इस टीम की बेसिकली फंडिंग को हमारा मार्केटिंग साइड देख रहा होता है, एंड गाड़ी की फुल फ्रॉम डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चर टू टेस्टिंग एंड टू बेसिकली टेकिंग इट टू द कॉम्पिटिशन हमारा टेक्निकल साइड देख रहा होता है। तो इस टेक्निकल साइड में मल्टीपल डिविजन्स है, एरोडायनामिक्स हो गई, गाड़ी की चैसी हो गई, इलेक्ट्रिकल साइड हो गया, एंड मार्केटिंग में वी हैव स्टैटिक डिपार्टमेंट्स एज वेल एज पीपल जो स्पॉन्सर्स वाले को देख रहा होता है। सो जी, एंड कमिंग टू अ सेकंड क्वेश्चन अबाउट द ड्रीम्स, हम सब की जो ड्रीम्स हैं हम लोग ईयरली अपने गोल्स रखते हैं कि भाई हमें ये अचीव करना है, एंड वो तो बेसिकली हर साल पूरे होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं भी होते कुछ हो जाते हैं, लेकिन जो एक मेजर ड्रीम है वो यही है कि भाई क्योंकि वी डोंट डू दिस फॉर एनी काइंड ऑफ मनी, वी डोंट डू दिस फॉर एनी काइंड ऑफ अपना पर्सनल बेनिफिट, वी डू दिस फॉर कि भाई पाकिस्तान को हम लोग एक ऐसे स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सकें जहाँ पाकिस्तान की बिल्कुल भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज वी गो इन टू दीज कॉम्पिटिशन्स, वी गो एंड वी सी पीपल शॉक लोग होते हैं कि तुम लोग पाकिस्तान इतनी दूर से आए अपनी गाड़ी शिप करके। सो वो उस एक्सप्रेशन को देखते उस एक्सप्रेशन को फील करना इज समथिंग दैट इज़ कि हम लोग सोच सकते हैं कि हमने कितना बड़ी अचीवमेंट करी है, एंड नॉट ओनली बेसिकली बी देयर बट स्टैंड अमंग देम, स्टैंड अमंग द टॉप बेसिकली पार्टीज जो उसको विन कर रही होती हैं। आई थिंक दिस इज़ आवर शेयर्ड ड्रीम, एंड ये ड्रीम यही है कि ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये कंटिन्यू रहता होगा, बस हमारी ये कि हम इसकी एक्सटेंड बढ़ाते रहेंगे। अभी हम लोग टारगेट करते हैं एक कंपटीशन, सो वी हैव टू डू दैट इन मल्टीपल कंपटीशन एज वेल, एंड बेसिकली शो कि भाई पाकिस्तान भी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनसे कम नहीं है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम उमर और अब्दुल रहमान, बहुत से स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई वन लाइनर उनको पैगाम देना चाहेंगे दोनों? अच्छा, फ्रॉम माई साइड इट विल बी लाइक नेवर स्टॉप मूविंग। तो कभी भी जो आप फ्यूचर में मूव कर रहे हो, वॉट एवर द हर्डल्स आर, यू जस्ट कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन चेजिंग योर ड्रीम्स, एंड इंशाल्लाह यू विल डू इट वन डे। बेसिकली जी बिल्कुल, मैं भी इसी पे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आई हैव फेस्ड मल्टीपल फेलियर्स इन दिस टीम, और कभी कभार बहुत डिप्रेशन भी होता है सीइंग कि हम लोग इस कंट्री के अंदर हैं, लेकिन ऑल ऑफ दोज फेलियर्स, ऑल ऑफ दोज मसले मसाइल ना हमेशा हमारी टीम को भी और मुझे भी स्ट्रॉन्गर बनाया, एंड बेसिकली इट मेक्स यू मोर रिजिलियंट। तो आई वुडंट लाइक टू इवन वर्ड द यूज़ फेलियर, इट इज़ वन मोर स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई रुकावट आती है तो अल्लाह ताला से दुआ करें और इस काम में बस जते रहें, एंड इंशाल्लाह ज़रूर वन टाइम आप ज़रूर सक्सेस को रीच कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान खान और मोहम्मद उमर टीम लीड नेस्ट स्टूडेंट फार्मूला टीम, पाकिस्तान की ये पहली फार्मूला टीम है और अब 2024 के कंपटीशन के लिए बरतानिया जा रहे हैं जुलाई में। आप दोनों के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और वो जो एक फीलिंग जिसका आपने जिक्र किया ना कि हमें सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करके जो एक खुशी हमें महसूस होती है, ये ड्रीम कभी पूरा होने वाला नहीं है, ये ड्रीम चलता रहने वाला है। और जो एक पैगाम है कि डोंट क्विट, मुश्किलात भी आएंगी, नाकामियाँ भी आएंगी, लेकिन मंजिल से भटकना नहीं है, चलते रहना। बिल्कुल जनाब, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी मुश्किलात हो, कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, आगे बढ़ना है, खुशियाँ ढूंढनी है उन्हीं सर्कमस्टांसिस से अपने लिए। आपने जो भी रहमतें हैं, जो भी बरकतें हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने खुद तलाश करनी है। हम भी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये भी बता देते हैं कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इजाज़त चाहते हैं जी, अब सादा सी बात है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, बशर्ते सेहत, बशर्ते ज़िंदगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।